अबीर को देखकर प्रियंका की नीयत पूरी तरह से फिसल रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अबीर सिंह राठौड़ कितना ज़्यादा अमीर आदमी है और कितना ज़्यादा हैंडसम है। अगर अरमान के बाद कोई सबसे ज़्यादा हैंडसम और अमीर है तो सिर्फ और सिर्फ अबीर सिंह राठौड़ है। तब अबीर साफ शब्दों में बोलता है, देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, तुम्हें मेरा काम करना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तब प्रियंका की आंखों में चमक आ गई थी। सीमा तो हवा में उड़ने लगी थी और बिना अबीर की पूरी बात सुने तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ साहब जी, ये आपका सारा काम करेगी, बोलिए क्या काम है आपको। अब प्रियंका घुरकर अपनी माँ को देखने लगी, क्योंकि उसकी माँ के चेहरे पर लालच साफ साफ दिखाई दे रहा था। अबीर बिना भाव के बोला, आपकी बेटी को कुछ दिनों तक मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। जैसे ही अबीर ने ये कहा, प्रियंका हैरान हो गई। वही सीमा तो हैरानी से अपनी आंखें मसलने लगी थी और अपने कान मसल मसल कर चेक कर रही थी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। तब अबीर एरोगेंट वॉइस में बोला, देखो मैं चाहता हूं कि प्रियंका मेरी गर्लफ्रेंड बनकर आस्था के गांव में चले। अब आस्था का नाम आने पर सीमा हैरान हो गई। वहीं प्रियंका का दिमाग में इस वक्त खिचड़ी पक रही थी और वो बिना देरी किए बोली, ठीक है मुझे मंजूर है, अब बताइए कब और चलना है, और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तब अबीर बोला, तुम्हें अपने गांव का रास्ता तो पता है ना। तब सीमा जल्दी से बोली, उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इसके फ़ोन में लोकेशन सेट कर दूंगी, डॉन टीवरी। क्योंकि सीमा एक दो बार मनोज जी के जोर देने पर गांव में गई थी, तो उसे अच्छी तरह से गांव का रास्ता पता था। तब अबीर ने कोल्ड एक्सप्रेशन से उनकी ओर देखकर कहा, ठीक है 1 घंटे बाद मेरा आदमी तुम्हें यहाँ से पिक कर लेगा, तब तक तुम रेडी हो जाओ। ऐसे बोलकर अबीर वहां से चला गया था। अब सीमा प्रियंका की ओर देखकर बोली, ये आस्था को क्या मसला है, और ये इतना अमीर आदमी आस्था को कैसे जानता है। हाँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब प्रियंका मुस्कुराते हुए अपनी माँ की ओर देखकर सरकास्टिक टोन में बोली, अरे माँ तुम नहीं समझोगे, ये कोई आम मसला नहीं है, आप जानती है ये आस्था का एक तरफा आशिक है और ये आस्था को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी फिलहाल ये मेरा इस्तेमाल करना चाहता है आस्था को पाने के लिए, लेकिन आपकी ये बेटी भी कुछ कम नहीं है, अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी अरमान सिंघानिया को बर्बाद करने के लिए, और साथ ही साथ आस्था की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। अब जैसे प्रियंका ने ये कहा, सीमा को कुछ खास समझ में तो नहीं आया था, लेकिन साथ ही साथ इस बात से वह गुस्से से भर उठी थी कि इतना अमीर आदमी भी आस्था को पसंद करता है। और तब सीमा कुछ पल खामोश होकर बोली, तू एक काम कर, तू फटाफट से तैयार हो जा, अभी मैं तेरे पापा से पूछ लेती हूँ कि वह कहाँ है, और जब वह आएंगे मैं बहाना बना दूंगी कि तू कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ आउटडोर ट्रिप पर गई है। ठीक है। तब प्रियंका मुस्कुरा कर हाँ कहा और फटाफट से तैयार होने के लिए चली गई थी। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में सफर करते हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। अब तो आस्था को बेहद नींद आने लगी थी, क्योंकि अरमान पूरे रास्ते अपना काम करते जा रहा था, क्योंकि वह पूरा 15 दिन के लिए बाहर जा रहा था। तो वो इस तरह से सेटिंग कर देना चाहता था कि इससे उसके काम पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। अब आस्था ने जल्दी ही अपना सर अरमान के कंधे पर रख दिया था। तब अरमान ने मुस्कुराकर अपना लैपटॉप साइड में रखा और आस्था को अच्छे से अपनी बाहों में भर लेता है और बड़े ही प्यार से उसकी पीठ को, उसके पेट को, साथ ही साथ उसके सर को सहलाने लगा था। वहीं दूसरी ओर रौनक इस वक्त आहान के साथ पिछले सीट पर थी, उनके साथ ध्रुव आगे वाले सीट पर बैठा हुआ था। वही रौनक कंफ्यूज थी कि आखिरकार इस छछूंदर उसके साथ क्यों बिठा दिया गया है, और उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद सारे परिवार वाले क्या चाहते हैं। लेकिन तब आहान रौनक को इस तरह से बिल्कुल चुपचाप देखकर चिड़चिड़ा गया था और मन ही मन में सोच रहा था, इससे अच्छा होता कि मिस हवा हवाई किसी और के साथ ही आ जाती, कम से कम मेरा सफर इतना ज्यादा बोरिंग तो नहीं होता। तब आहान ध्रुव की ओर देखकर बोला, यार ध्रुव, आई एम फीलिंग वेरी बोर, कुछ तो कर यार, तुझे क्या अच्छा लग रहा है। रूखी सूखी सी ट्रिप, मैंने तो सोचा था कि गांव की ट्रिप करेंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन कुछ बोरिंग लोगों के रहते तो मेरी पूरी ट्रिप बोरिंग हो जाएगी। जैसे ही आहान ने इनडायरेक्टली रौनक पर निशाना साधा, रौनक ने केवल एक आईब्रो चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा और उसके बाद उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। तब ध्रुव हंसते हुए बोला, यार तू क्या चाहता है, मैं क्या पूरे रास्ते तेरे लिए भांगड़ा करते हुए चलूं। हाँ, चुपचाप शांति से सफर कर यार, और अभी पूरे 1.5 घंटे का सफर और बाकी है। याद नहीं आस्था भाभी ने क्या कहा था कि 4 से 5 घंटे उनके गांव में पहुंचने पर लगते हैं, और अभी हमने केवल 2-2.5 घंटे का सफर किया है,
और मुझे लगता है कि अभी 1.5 - 3 घंटे और लगने वाले हैं। तो अब चुपचाप करके बैठ। तब आहान बोलता है, यार मेरे बस की नहीं है, मैं इतनी देर तक चुपचाप बैठ गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तू कहीं अच्छी सी जगह देखकर गाड़ी रोक, मैं पहले कुछ खाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आहान की बात सुनकर ध्रुव ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और फटाफट से उसने एक ग्रुप मैसेज छोड़ा कि आहान को भूख लगी है, कि क्या कहीं गाड़ी रोक दी जाए। तब अरमान को जैसे नोटिफिकेशन शो हुआ, उसने तुरंत हाँ बोल दिया था, क्योंकि आस्था भी काफी देर से सफर कर रही थी और हो सकता है कि आस्था को भी भूख लगी हो, तो इसीलिए अरमान ने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकने के लिए कह दिया था। वहीं आहान भी अब खुश हो गया था। आकाश ने भी एक नज़र रश्मि की ओर देखता है, जो कि आकाश के कंधे पर सर रखकर सुकून से सोई हुई थी। तब उसे रश्मि का ख्याल आया कि उसे भी अब कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राधिका आराम से नानी माँ की गोद में लेटी हुई थी। नानी माँ उसे बड़े ही प्यार से होल्ड करके बैठी हुई थी। सुमित आगे बैठा हुआ था। सुमित बार बार साइड मिरर से घूर घूर कर राधिका को देख रहा था कि कितनी आराम से और नानी माँ के गोद में आराम कर रही है। वहीं राधिका को अपने बदन पर सुमित की गहरी नज़र महसूस हो रही थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सुमित को बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती थी। वेल तभी ध्रुव रौनक से ड्राइव करते हुए पूछता है, अच्छा है मिस रौनक, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं कहीं ना कहीं गाड़ी रुकवा दूंगा। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आहान घूरकर ध्रुव को देखते हुए बोला, अरे वाह रे वाह, तू कैसा दोस्त है यार, लड़की के लिए तो कहीं भी गाड़ी रुकवा देगा। तेरा दोस्त बेचारा कब से भूखा है, भूख से तड़प रहा है, भूख से उबल रहा है, और तुझे कितनी बार बोल भी चुका है कि तू कहीं गाड़ी रुकवा दे, तो तू ग्रुप मैसेज करके सबसे पूछ रहा है, और यहाँ पर लड़की अगर कह देगी तो तू अभी गाड़ी रोक देगा। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त भी मुझे पराया हो जाएगा। ऐसा बोलकर आहान घूरकर ध्रुव को देखने लगा था। तब उसकी नौटंकी देखकर ध्रुव हंसते हुए बोला, यार क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, तुमने देखा नहीं, रौनक ने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। और रही बात तेरी, तुझे तो मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा था कि तू किस तरह से ठूस ठोस कर पनीर के पराठे, आलू के पराठे खा रहा था। अरे कम से कम 8-10 खा गया होगा, तो तुझे भूख कहाँ से लग रही होगी? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, एक जगह तुझे बैठने की आदत नहीं है, इसलिए बस तू थोड़ी देर के लिए गाड़ी से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, और मैं सिर्फ रौनक से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर उसे भूख लगी होगी तो मैं वाकई उसके लिए गाड़ी रोक दूंगा। तब रौनक ध्रुव की ओर देखकर बोली, नहीं ध्रुव जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। तब ध्रुव ने ओके कहा। तब वही आहान रौनक को देखकर बोला, हाँ हाँ, इन मैडम को भूख कैसे लगेगी, इतना मेरा खून जो पीती है। तब रौनक घूरकर आहान को देखकर बोलती, वॉट यू, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, मैं तुम्हारा खून पीती हूँ। हाँ, क्या मैं डायन लगती हूँ मैं तुम्हारा खून पीऊंगी? हाँ, देखो, तुम्हें मुझसे ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही अब रौनक ने एक ही झटके में आहान को लताड़ा। आहान और उसे और भड़काते हुए बोला, ओह अच्छा, तुम्हें भूख इसीलिए नहीं लग रही है, तुम मेरा खून पीती रहती हो और मेरा दिमाग खाती रहती हो, तो इसलिए तुम्हें भूख कहाँ से लगेगी? हाँ बताओ मुझे भला, कहाँ से लगेगी तुम्हें भूख? ऐसे बोलकर आहना रौनक को देखने लगा था। वही ध्रुव आहान और रौनक की नोकझोंक एंजॉय करने लगता है। तब रौनक आहान को देखकर बोली, अच्छा मैं तुम्हारा दिमाग खाती हूँ? हम, अरे दिमाग उसका खाया जाता है जिसके पास कोई कुछ थोड़ा बहुत दिमाग हो। तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की कोई चीज़ है नहीं। हम, और हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा खाली दिमाग खाऊंगी? नो वे नो वे, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आई एम प्योर वेजिटेरियन और मुझे तुम्हारा दिमाग खाने का कोई शौक नहीं है। जैसे रौनक ने ये बताया, आहान बोला, अच्छा तो आप वेजिटेरियन है? अच्छा, एक तो आपने मेरा दिमाग खा खा के मुझे एकदम पागल बना दिया है, और आप वेजिटेरियन होने का दावा कर रही हो, जस्ट रिडिक्युलोस। पता नहीं आजकल की लड़कियां खाना वाना तो खाती नहीं है, बस अपने बॉयफ्रेंड का या अपने पतियों का दिमाग खाता रहती है। अब जैसे ही आहान ने बातों बातों में रौनक अपनी गर्लफ्रेंड कहा, रौनक गुस्से से तमतमाते हुए देखकर बोल, जस्ट शट अप। कौन बॉयफ्रेंड, कौन पति? देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझ चुकी हूँ और मैं तुम्हें अब भी समझा रही हूँ। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे छछूंदर को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? हम, इन योर ड्रीम्स, इसके सपने देखना तुम छोड़ दो, समझे तुम? मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी।
और बॉयफ्रेंड वो भी तुम्हें नो वे। अरे अगर मुझे कोई बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा तो मैं ध्रुव जी को बना लूंगी, पर तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे ही रौनक ने बातों में ध्रुव का नाम लिया, ध्रुव की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। वह आहान गुस्से से भर उठा था। ध्रुव आहान को देखने लगता है और आहान आंखों में ध्रुव को देखकर ये बोल रहा था मानो कि वह सब कहना चाह रहा हो, एक बार गाड़ी रुकने दे, तुझे तो मैं तब बताता हूँ। आहान की इशारों का मतलब समझकर ध्रुव जोरों से हंसने लगता है। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर 1 घंटे बाद प्रियंका के साथ गांव की ओर रवाना हो चुका था। कहीं ना कहीं अबीर आस्था और अरमान को इस बात का एहसास करना चाहता था कि वो अब आस्था से पीछे हट चुका है और उसका इरादा अब आस्था के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता रखने का नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका से शादी करने वाला है। आस्था के करीब जाने के लिए उसे आस्था के किसी ना किसी रिश्तेदार का सहारा लेना ही था, इसीलिए उसने प्रियंका को चुना था। क्योंकि वो प्रियंका के बारे में अच्छी तरह से सारी बातें जानता था कि प्रियंका एक नंबर की धोखेबाज और कैरेक्टरलेस लड़की है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी बार सो चुकी है। ये सारी बातें अबीर को अच्छी तरह से पता थी। फिलहाल वो प्रियंका, आस्था और अरमान के बीच में दरार पैदा करने के लिए प्रियंका का इस्तेमाल करना चाहता था। इसीलिए अब जल्दी ही वो अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर प्रियंका के साथ उसके गांव की ओर रवाना हो चुका था। दूसरी ओर वहाँ कोई और भी था जो इस वक्त गांव में जा रहा था। वह कोई और नहीं, वह वंशिका थी, जिसने बचपन में अरमान का खौफनाक रूप देखा था। बचपन में अरमान ने 15 साल के जिस मेंटली चैलेंज बच्चे की जान ली थी, वो बच्चा वंशिका का भाई था और वंशिका ने अरमान को अपनी आंखों के सामने अपने भाई का खून करते हुए देखा था। तभी से वह अरमान से नफरत करने लगी थी, क्योंकि जिस वक्त अरमान 15 साल के उसके भाई के जान ले रहा था, उस वक्त डॉक्टर राजवीर जिंदल ने अरमान को डेविल किंग का नाम दिया था। इसीलिए वंशिका धीरे धीरे जैसे जैसे जवान होने लगी, वो इस बार उसके मन में अरमान से बदला लेने का इंतकाम जन्म लेने लगा था। और धीरे धीरे उसने दिन रात रिसर्च करके इस बात के बारे में पता लगा लिया था कि डेविल किंग कोई और नहीं बल्कि इस शहर का सबसे हैंडसम चेहरा अरमान सिंघानिया है। तब से वंशिका ने डिसीजन ले लिया था कि वो अब हर हाल में अरमान की जान लेकर रहेगी और अपने भाई के मौत बदला लेकर रहेगी। इसीलिए अरमान को मारने के इरादे से वो शॉपिंग मॉल में भी गई थी, लेकिन उस वक्त नानी माँ के किडनैप हो जाने की वजह से वंशिका का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। क्योंकि जिस वक्त वंशिका ने मॉल में अरमान को देखा था, उस वक्त आस्था उसके साथ नहीं थी। आस्था उस वक्त अविनाश के साथ राजवीर जिंदल का पीछा कर रही थी। तो इसीलिए वंशिका को ये नहीं पता था कि आस्था अरमान की पत्नी है। मॉल में तो वंशिका का प्लान फ्लॉप हो चुका था, लेकिन वह अरमान की जान लेने की कोई भी सिचुएशन छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने अब सिंघानिया मेंशन पर नजर रखना शुरू कर दिया था। और जब उसे इस बात के बारे में पता चला कि सिंघानिया मेंशन के लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, वो भी काफी लंबी ट्रिप पर, तो इसीलिए वंशिका ने अब उन लोगों का पीछा करने का फैसला कर लिया था। वंशिका अपनी एक्टिवा यानी कि स्कूटी पर थी और 4 से 5 घंटे का सफर वो अपनी स्कूटी से ही तय करने वाली थी। अब जैसे ही सब के सब लोग खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके तो वंशिका भी रुक गई थी। वंशिका ने एक लाल ग्रीन रंग का चूड़ीदार सलवार कमीज पहन रखा था। हाथ भर के उसने चूड़ियां पहनी हुई थी। कानों में उसके रेड रंग के मोतियों के बड़े खूबसूरत से झुमके थे। एक छोटी सी उसने बिंदी लगा रखी थी। वंशिका उसमें बड़ी ही प्यारी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रॉपर इंडियन वेयर में वंशिका की बड़ी प्यारी लग रही थी। अब जैसे ही सब के सब लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुके तो वंशिका भी रुक गई थी। हालांकि वो कोई खास बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था। सड़क के किनारे एक ढाबा टाइप का बना हुआ था। अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे इस जगह को देखकर और वह ध्रुव से एतराज जताते हुए बोला, क्या तुम्हें यही जगह मिली थी खाना खाने के लिए? क्या आस्था क्या यहाँ खाना खाएंगी? यहाँ का खाना कितना अनहाइजेनिक होगा, क्या तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता है? लेकिन अब तक आस्था की आंख खुल चुकी थी। वह चहकते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अरमान जी, यहाँ का खाना एकदम ही बेस्ट होता है। अरे आपको नहीं पता है, आप चलिए बहुत मज़ा आएगा खाना खाने में। ये बोलकर आस्था ने अरमान को ले जाकर सीधा चारपाई पर ले आ गई थी, क्योंकि वहां पर टेबल कुर्सी की जगह चारपाई बिछी हुई थी और दो दो चारपाइयों के बीच में छोटे छोटे टेबल लगी हुई थी और वहीं पर खाना शुरू किया जाता था। सभी लोग अलग अलग चारपाइयों पर बैठ गए थे और सिक्योरिटी गार्ड से चारों तरफ से अच्छी तरह से उस स्पेस को घेर लिया था, क्योंकि अरमान ने सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि जब तक कि वो लोग यहाँ खाना खाकर यहाँ से नहीं निकल जाते, कोई भी आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए और नहीं खाना खा पाएगा और नहीं किसी को यहाँ रुकने की इजाज़त थी। कहीं ना कहीं
अरमान का इस तरह के बर्ताव सभी लोगों को थोड़ा सा इरिटेट भी कर रहा था, लेकिन अब किसी ने उसे नहीं टोका था, क्योंकि 2 बार आस्था के साथ हादसा हो चुका था। ऊपर से नानी माँ की भी किडनैपिंग ऑलमोस्ट हो ही गई थी। वो तो नानी माँ अपनी समझदारी से बच गए थी, तो इसीलिए कोई भी अरमान को मना नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की सिक्योरिटी चिंता ना करें, इस तरह की सिक्योरिटी ना करें। वेल, अब ढाबे वालों के भी हाथ पांव पूरी तरह से फूल गए थे, तो कितना बड़ा आदमी वहां आया है। क्योंकि अरमान सिंघानिया को देखकर उसका पावरफुल और उसके पर्सनैलिटी सब जाहिर कर दिया करती थी, क्योंकि यह कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं। वही अब जैसे ही वंशिका ने स्कूटी रोकी, अब क्योंकि वंशिका भी लगातार 2-2.5 घंटे से सफर कर रही थी, ऊपर से वो स्कूटी पर थी, 2 बार उसने अपनी स्कूटी में पेट्रोल की टैंक भी फुल करवाई थी। मन मन में सोच भी रही थी कि आखिरकार ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वंशिका ने भी डिसीजन ले लिया था कि ये लोग जहाँ मैं भी जाएंगे तो भी मैं इन लोगों के साथ ही जाऊंगी। उसे भी क्योंकि अब भूख लगी थी, तो उसने देखा कि ढाबे की एंट्री वाले रास्ते पर ऑलरेडी कितने सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। वंशिका ने अपनी स्कूटी साइड में पार्क की थी, अरमान के सामने वो आसानी से जा सकती थी, क्योंकि अरमान ने उसे नहीं देखा था, तो किसी को उस पर कोई शक नहीं होने वाला था कि आखिरकार इस लड़की का यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है। और वंशिका सोच रही थी कि अगर उसे मौका मिल जाता है तो यही ढाबे पर वह अरमान को खत्म करके वापस यहीं से शहर लौट जाएगी। तो ये सोचते हुए अब जैसे वंशिका अंदर जाने लगी, गार्ड्स उसके सामने आ गया था और धीरे से बोला, सॉरी मैडम, आप कौन है और आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती है। अब वंशिका भड़क गई और गुस्से से बोली, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती हूँ, और ये क्या तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये एक ढाबा है जो नॉर्मली आम लोगों के लिए खुला हुआ है, तो मैं यहाँ खाना क्यों नहीं खा सकती हूँ? मैं जा रही हूँ अंदर। ये बोलकर वंशिका अंदर जाने लगती है, लेकिन गार्ड्स एक बार फिर उसके सामने आ गए थे और चेतावनी देते हुए बोले, सॉरी मैडम, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जब तक हमारे मालिक लोग जब तक खाना खा रहे हैं, तब तक कोई भी बाहर की दूसरी पब्लिक अंदर नहीं जा सकती है। अब तो वंशिका का दिमाग ठनक गया था। वह तो वैसे भी अरमान से बेहद नफरत किया करती थी, अब इस तरह से गार्ड्स के रोकने पर उसका पारा चढ़ गया था और वो अपनी आवाज़ तेज करके तमतमाते हुए बोली, अरे क्या तुम्हारे मालिक लोगों को ही सिर्फ भूख लगती है? तुम्हारे मालिक की भूख भूख और किसी की भूख कोई मायने नहीं रखती। हाँ, ये बोलकर वंशिका ऑलमोस्ट चिल्ला रही थी। अब वंशिका की आवाज़ अंदर बैठे हुए सभी लोगों के कानों में सुनाई पड़ गई थी और सब हैरानी से एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं। तभी ध्रुव तुरंत खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं देख कर आता हूँ कौन है। ये बोलकर ध्रुव अब बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तक आस्था और अरमान के सामने जल्दी ही ढाबे वालों ने एक बड़ी सी थाली रख देता है। उसमें थोड़े से चावल, 3-4 सब्जी, रायता, सलाद, पानी का और एक लस्सी का भरा हुआ गिलास, ये सब कुछ रखा हुआ था। अब अरमान को खाना देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि इस तरह का इतना सारा खाना एक साथ और इतनी बड़ी लस्सी का गिलास देखकर उसे अजीब सा लग रहा था। वही आस्था तो खिल उठी थी, वो तो ना जाने ऐसा इस तरह का खाना कब से खाना चाहती थी। थोड़ी सी सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी, रायता, चावल, दाल, छोले की सब्जी, इतना ही नहीं थोड़ी राजमा की सब्जी भी वहां मौजूद थी। आस्था के तो ये सब देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया था और फटाफट से उसने राजमा, पनीर की सब्जी, छोले, थोड़ी सी दाल, इतना ही नहीं थोड़ा सा रायता एक साथ ही चावलों पर डाल दिया था और फटाफट से उसने अपने हाथों से खाना शुरू कर दिया था। अब तो अरमान उसे देखकर इरिटेट हो गया था और मुंह बनाते हुए बोला, आफत, ये क्या कर रही हो? ये तुम अपने हाथों से खाना क्यों खा रही हो? इट्स जस्ट इरिटेटिंग। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था जो कि चटकारे लेकर खाना खाने लगी थी, वो उसकी ओर देखकर खिलखिलाती आवाज में बोली, अरमान जी, जब तक सारी सब्जियों को चावल के ऊपर ना डाला जाए और ऊपर से रायता ना डाला जाए, तब तक तो खाना खाने का मजा ही नहीं आता है। और चम्मच से क्या खाक मजा आता है? अरे जो स्वाद हाथ से खाने में है वो कि चम्मच से कहाँ आएगा? अरे मैं तो कहती हूँ एक बार आप भी खाकर देखिए, फिर कितना मजा आएगा। वहीं रश्मि को भी आस्था की तरह खाना खाने की सूझती है और उसने भी उसी तरह से खाना खाना शुरू कर दिया था। वही राधिका भी इसी तरह से खाना खाने लगी थी। रौनक इस वक्त नानी माँ के पास बैठी हुई थी और नानी माँ ने रौनक को अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया था और रौनक ने बिना किसी नानुकुर के खाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब सब लड़के लोग वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे कि वो इस तरह से खाना खा सके। वो तो सब घूरकर बारी बारी से उन सब लड़कियों को देख रहे थे, क्योंकि सभी लेडीज ने आस्था को देखा देख उसी तरह से खाना खाना शुरू कर दिया था और सब लड़कों को अब अजीब सा लग रहा था।
वही आकाश तो मुंह बनाते हुए बोला, रश्मि चलो ठीक है, आस्था भाभी तो गांव से है, उनकी बात समझ में आती है कि वो इस तरह से खाना खा रही है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से खाना क्यों खा रही हो, इट्स इरिटेटिंग। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, जस्ट शट अप, अगर मैं आस्था को ये बात बता दूं कि तुम उसे गंवार बोल रहे हो तो तुम जानते हो वो क्या करेगी तुम्हारे साथ। तब आकाश जल्दी से बोला, अरे नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा मत करना प्लीज, लेकिन तुम्हारा इस तरह से खाना खाना मुझे बड़ा ही बैड लग रहा है। तब रश्मि बोली, अच्छा वह बैड लग रहा है, एक बार मुंह खोलो। तब आकाश हैरान हो गया कि मेरा मुंह खोलने के लिए क्यों कह रही है। तब आकाश हैरानी से बोला, लेकिन मैं मुंह क्यों खोलूं। रश्मि ने फिर से कहा, मैंने कहा ना मुंह खोलो। तब आकाश ने ज्यादा बात ना करते हुए तुरंत अपना मुंह खोल दिया था, और तुरंत रश्मि ने अपने हाथ में जो वो खाना खा रही थी, उसने वो खाना तुरंत आकाश के मुंह में डाल दिया था। अब आकाश खाना खाने पर मजबूर हो गया था और रश्मि को घूरने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे वाकई उसे खाने का स्वाद काफी अच्छा लगा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तब रश्मि मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अब पता चला मैं इस तरह से खाना क्यों खा रही हूँ। तब आकाश ने कुछ नहीं कहा और फिर आराम से चुपचाप वो रश्मि के हाथों से खाना खाने लगता है। अब अरमान हैरानी से आकाश की ओर देखने लगा था। वही आस्था को भी अब रश्मि की ट्रिक पसंद आई थी और मुस्कुराते हुए बोलती, अरमान जी यहाँ देखिए तो, और अरमान देखने लगी। तब आस्था बोली, अब आप आई लव यू बोलिए ना। अब आस्था की बात सुनकर अरमान मुस्कुराया और सॉफ्ट वॉइस में बोला, आई लव यू। अब जैसे ही अरमान ने आई लव यू कहने के लिए अपना मुंह खोला, उसे नहीं पता था कि आस्था उसके साथ यही करने वाली है, वो तो सिर्फ आस्था के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। अचानक आस्था ने अरमान को अपने हाथों से खाना खिला दिया था। अब अरमान घूर कर आस्था को देखने लगता है, लेकिन तब तक सभी अरमान को इस तरह से मुंह बना हुआ देखकर जोरों से हंसने लगे थे। वही अरमान भी अब चुपचाप खाना खाने लगा था, उसके मुंह में स्वाद घुल गया था और उसे भी वहां का खाना पसंद आया था, और धीरे धीरे अब अरमान ने भी खाना खाना शुरू कर दिया था। अब जो कि अरमान और आकाश दोनों खाना खा रहे थे, आहान के दादाजी अविनाश भला वह कैसे रुक सकते थे, उन्होंने भी खाना खाना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर वही ध्रुव अब जैसे ही बाहर गया और उसने देखा कि एक लड़की सड़क पर गिरी हुई है, उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर आ रहे थे, क्योंकि वंशिका जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। तो एक गार्ड ने वंशिका को धक्का दे दिया था और वंशिका सड़क पर जा गिरी थी, उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर आ गए थे। और तब जैसे ही ध्रुव बाहर आया, उसने गार्ड से पूछा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तब एक गार्ड्स धीरे से बोला, सर ये लड़की अंदर आना चाहती थी और हमने इसे मना किया, लेकिन यह नहीं मानी, और फिर हमने इसे निकालने की कोशिश की तो गलती से अचानक उसको धक्का लग गया। जैसे उन्होंने ये कहा, ध्रुव को ये बात पसंद नहीं आई और वह घुरकर अपने गार्ड्स को देखने लगता है और सख्त आवाज में बोला, हमने तुम लोगों को पोलाइटली बोला गया था कि सब लोगों को पोलाइटली मना करना है, इस तरह से हिंसक व्यवहार नहीं करना है। ये बोलकर ध्रुव उस लड़की की तरह बढ़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला है, लिसन आई एम सो सॉरी, हमारे गार्ड्स की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। तब वो अचानक से वंशिका पलटती है और उसके बाल उसके चेहरे से हट गए थे और वह ध्रुव को गुस्से से घूर कर देखने लगती हैं और खड़ी होकर बोलती, अच्छा आपके सॉरी कहने से क्या सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक तो आपका ये बदतमीज गार्ड्स, इन्होंने मुझे चोट लगा दी और मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। आप लोगों ने क्या इस जगह को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रखा है, हाँ, या गरीबों की आप लोगों की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। अब जैसे ही वंशिका ने सीधे सीधे ध्रुव को डांटना शुरू किया, ध्रुव हैरानी से वंशिका को देखने लगा। वंशिका की खूबसूरत सी आंखें, उसके हिलते हुए होंठ, उसके छोटी सी पतली सी नाक जिसमें उसने एक छोटा सा बारीक नोच पिन पहना हुआ था, उसकी खूबसूरती, उसकी पर्सनैलिटी में ध्रुव पूरी तरह से उनमें खो गया था। ऐसा लगने लगा था मानो के ध्रुव के दिल में गिटार बजने लगे हो और बैकग्राउंड में एक एक गाना बज रहा था। वंशिका को देखकर ध्रुव को एक अलग की तरह की फीलिंग आई थी और कितनी ही देर तक ध्रुव वंशिका को निहारता रहा। वही जब वंशिका ने ये देखा कि वो इतनी देर से ध्रुव को बातें सुनाई जा रही है, लेकिन ध्रुव उसकी बात का कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो वंशिका चीड़ गई थी और फटाफट से वंशिका अपने सीधे हाथ की चुटकी 2 से 3 बार बजाते हुए बोली, हे हेलो मिस्टर, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, बहरे हो गए हो तुम। अब जब वंशिका ने उसके सामने चुटकी बजाई, तब जाकर और ध्रुव अपने हसीन ख्वाब से बाहर आया और वंशिका की ओर देखकर
हल्की मुस्कान लाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी। मैं अपने गार्ड्स की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज़, अगर आपको भूख लगी है, आप आकर हमारे साथ खाना खा सकती है। लेकिन तब तक वंशिका का मूड खराब हो चुका था। वो झल्लाते हुए बोली, जी नहीं शुक्रिया, अब आप लोग ही खाना खा लीजिए। मैं कहीं आगे चलकर ढाबे पर खाना खा लूंगी। ये बोलकर अब जल्दी ही वंशिका ने पूरे टशन में ध्रुव के सामने अपनी स्कूटी स्टार्ट की थी और जल्दी ही स्कूटी पर सवार होकर वह वहां से आगे बढ़ चली गई। हालांकि उसे अरमान सिंघानिया का पीछा करना था, लेकिन उसने गार्ड से कहते हुए सुन लिया था कि उनके बॉस को अभी इसी सड़क पर देर से 2 घंटे का रास्ता और तय करना है। तो इसीलिए वंशिका समझ चुकी थी कि अभी अरमान का सफ़र लंबा होने वाला है और वो खाना तो कहीं भी रास्ते में एक और ढाबा पड़ेगा वहां खा सकती हैं। वैसे भी हाईवे रोड पर जगह जगह 20-25 मिनट की दूरी पर कितने ही सारे ढाबे बने हुए थे, इसीलिए वंशिका ने अब वहां रहना ठीक नहीं समझा। अब जैसे ही वंशिका वहां से चली गई, कितनी ही देर तक ध्रुव उस दिशा में देखने लगा और फिर वापस से मुड़कर अपने गार्ड्स को गुस्से में अकड़ते हुए बोला, दूसरी बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर अब ध्रुव वापस से आकर वहां बैठ गया था और जैसे वो वहां आया, उसने देखा कि सब लोग अब मजे से खाना खा रहे हैं। ध्रुव हैरान हो गया कि कांटा चम्मच छुरी से खाने वाले लोग आज अपने हाथों से खाना कैसे खा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ध्रुव चम्मच लेकर बैठ गया था और उसने खाना खाना शुरू कर दिया था। एंजल हाथ से खाना खाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, इसलिए वो भी ध्रुव की तरह चम्मच से खा रही थी। और अविनाश तो अपनी बहन आस्था को कॉपी कर रहा था। जल्दी सब लोगों ने अच्छी तरह से खाना खा लिया था और आस्था तो आज अपनी पसंद का खाना खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर के लिए थी। आस्था ने देखा कि खाना खाने के बाद अब आस्था का सर चकराने लगा था और फटाफट से उसे उबकाई आने लगी थी और वह बाथरूम की तरफ भागती हैं। अरमान उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन नानी माँ ने उसे रोक दिया था और तसल्ली देते हुए बोली, बेटा तुम यहाँ बैठकर खाना खाओ, मैं उसे देखती हूँ। ऐसी हालत में ये सब हो लगा रहता है, तुम फिक्र कर मत करो। ये बोलकर जल्दी ही अब नानी माँ अब आस्था के पीछे पीछे जाने लगती हैं। अविनाश भी उठ खड़ा हुआ था, लेकिन नानी माँ ने उन सबको रोक दिया था। अविनाश तो आस्था को थोड़ी देर पहले देखकर ही खुश जा रहा था कि किस तरह से आस्था खाना खा रही थी। वो भी उसी तरह से उसे फॉलो कर रहा था। आस्था का साथ अविनाश को बहुत भा रहा था और सोच रहा था कि बचपन से अगर उसकी बहन उसके साथ होती तो वो लोग इतने अच्छे मोमेंट साथ में शेयर करते, कितनी अच्छी उनकी यादें होती, कितना अच्छा उन्होंने बचपन जिया होता। लेकिन फिलहाल एक इंसान की वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब जैसे ही सब लोग खाना वगैरह खाकर फ्री हुए हो गए और आस्था अब उल्टी करने के बाद वापस आई तो उसका सर थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। इसीलिए अरमान ने आस्था से कहा कि अब आगे का सफ़र वह वैनिटी वैन में करेंगे। अरमान अपने साथ साथ अपनी एक वैनिटी वैन लेकर चला करता था जिसमें सब सुख सुविधा थी। वो अच्छी तरह से उसमें बाथरूम भी था, एक बेड भी पड़ा हुआ था, एक सोफा भी था। इतना ही नहीं, ड्रिंक बार और एक छोटा सा एलईडी टीवी भी लगा हुआ था। एक बड़ा सा अच्छा खासा बेडरूम अरमान सिंघानिया साथ लेकर चला करता था। अब क्योंकि सब लोग गाड़ी में जा रहे थे तो इसीलिए आस्था ने भी गाड़ी ले जाने की जिद की थी। लेकिन अब क्योंकि आस्था को उल्टी लगी थी तो अरमान चाहता था कि आस्था बाकी का आगे का सफ़र आराम से बेड पर लेटकर तय करें। तो इसीलिए सभी लोगों ने भी उसे वैनिटी वैन में जाने को बोला था। इसीलिए आस्था अब अरमान के इंसिस्ट करने पर जल्दी ही वैनिटी वैन में चली गई थी और आराम से बेड पर जाकर लेट गई थी। और अरमान ने अंदर जाकर एसी ऑन कर दिया था और प्यार भरे लहजे में बोला, अब सफ़र चाहे 2 दिन का ही क्यों ना हो, हम आराम से इस वैनिटी वैन में तय कर सकते हैं। सब लोग मुस्कुराते हुए वापस से आकर गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी में बैठने से पहले अरमान सिंघानिया ने उसे छोटे से ढाबे के ओनर को पूरे 10 लाख रुपए दे दिए थे। आज तो उस ढाबे के मालिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अरमान में उसे एक जीता जागता भगवान नजर आ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसकी जिंदगी काफ़ी ज़्यादा उदासीन चल रही थी और वह अपनी जिंदगी की ज़रूरत पूरी कर सकता था। जल्दी ही एक बार फिर से उन लोगों का गांव का सफ़र शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी ओर वंशिका 25 से 30 मिनट आगे जाकर एक ढाबे पर बैठकर खाना खाने लगती है। उसके बाद उसे बेसब्री से अब अरमान सिंघानिया की गाड़ियां वहां से पास होने का इंतजार था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती हैं उसे सिर्फ अरमान का पीछा करना था। वही ध्रुव की आंखों के सामने बार बार वंशिका का चेहरा आ रहा था। वंशिका का मुस्कुराना और वंशिका का उसकी बातें सुनना, उसका उसे तरह से बोलना, ये सारी बातें ध्रुव के दिमाग से निकल नहीं रही थी।
वो मुस्कुराए जा रहा था। वही आहान जो कि ध्रुव से चिढ़ा हुआ बैठा था, क्योंकि जब से ये बोला कि वो ध्रुव को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, तब से आहान को ध्रुव से कुछ ज्यादा ही चिढ़ हो रही थी। लेकिन फिलहाल वो ध्रुव से कुछ नहीं कह सकता था। उसने सोच लिया था कि गांव में जाकर ध्रुव से अच्छा खासा झगड़ा करेगा। अब सब लोगों की हालत काफी ज्यादा थकावट भरी हो गई थी और सब लोग ऑलमोस्ट सोने लग गए थे। अरमान आस्था को अपनी बाहों में लेकर आराम से वैनिटी वैन में सोया हुआ था और आकाश रश्मि को बाहों में लिए आराम से कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। वही अब रौनक को भी नींद आने लगी थी और रौनक का सर बार बार खिड़की पर टकरा रहा था। आहान तुरंत तड़प उठता है और तुरंत अपना हाथ वहां आगे रख लेता है ताकि रौनक का सर ना टकराने लगे। लेकिन रौनक तुरंत अपनी आंख खोल लेती है और आहान के हाथ झटक दिया। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा, लेकिन जल्दी ही रौनक एक गहरी नींद में सो गई थी और खुद में खुद उसने अपना सर आहान के कंधे पर रख लिया था। वही आहान मन ही मन में झल्लाकर बोला, अभी केवल हाथ रख दिया था तो किस तरह से इरिटेट हो रही थी, अब देखो खुद ब खुद मेरे कंधे पर सर रखकर आराम से सो रही है, छिपकली कहीं की। तभी आहान भी बिल्कुल चुपचाप शांत हो गया था, क्योंकि वह रौनक की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वही ध्रुव ने भी फ्रंट सीट पर अपनी गर्दन थोड़ा सा पीछे कर ली थी और आराम से बैठ गया था ताकि वह अपने बारे में सोच सके। जल्दी ही ठीक आधे घंटे के बाद वंशिका एक ढाबे में खाना खा रही थी। खाना खाकर वह अरमान की गाड़ी के निकलने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे गाड़ियां वहां से निकली, वंशिका ने भी तुरंत फटाफट से अपना हेलमेट पहना और गाड़ियों का पीछा करने लगी थी। वही अबीर सिंह राठौर तो पूरे 1 घंटा देरी से वहां से चला था, क्योंकि उसने रास्ते में प्रियंका को अच्छी तरह से समझा दिया था और उसे बता दिया था कि उसे अब आगे क्या करना है। प्रियंका ने भी अबीर की बताई हुई एक बात को रट्टा मार लिया था, क्योंकि इस वक्त प्रियंका के दिमाग में कुछ अलग ही खुराफाती आइडिया चल रहा था। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था को अपनी बाहों में लेकर एक सुकून की नींद सो गया था कि आस्था उसका सुकून थी। आस्था जब भी उसके करीब हुआ करती थी, अरमान को एक अलग लेवल का सुकून मिला करता था। दोनों इस तरह से साथ में थे मानो कि वह अपने बेडरूम में ही हो। अब जल्दी ही 2 से ढाई घंटे का सफर कंप्लीट हो चुका था और इस वक्त वो सब आस्था के अकुम्बन गांव में पहुंच चुके थे। गांव में घुसते ही सबका मन एकदम प्रसन्नित हो उठा था, क्योंकि चारों तरफ कान्हा के मंगल गीत गए जा रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा था, सभी लोग बेहद खुश थे। वही गांव से बाहर ही आस्था ने गाड़ी में बैठने का डिसीजन लिया था, क्योंकि गाड़ी में बैठकर वो अपने गांव को आसानी से देख सकती थी। तो इसीलिए आस्था ने गाड़ी में बैठ गई थी और खिड़कियों से वो अपने गांव को देखने लगी थी और खुशी के साथ अरमान के बाजू को पकड़कर बैठे हुई थी। अरमान तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था के चेहरे की खुशी देख रहा था। जल्दी ही गांव के अंदर गाड़ी जाने लगती है। बड़ी सी एक सड़क, उसके चारों तरफ खेती खेत थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे। स्टार्टिंग में ट्यूबवेल बनी हुई थी जिसमें खूब सारा पानी चल रहा था, जो कि खेतों की सिंचाई के लिए जा रहा था। उसी के सामने सड़क सीधी जा रही थी। अब धीरे धीरे गाड़ियां सड़क के साथ साथ आगे बढ़ने लगे थी। आस्था चहकते हुए बोलती, अरमान जी आपको पता है हमारा घर गांव के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है और हमारे घर के पास बहुत बड़ा तालाब है, आपको बहुत मजा आएगा। इतना बोलकर आस्था चहकने लगी थी और जल्दी ही आस्था के इंस्ट्रक्शन पर गाड़ी चल रही थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी। वहीं नानी माँ भी अपने गांव में आने पर बेहद खुश थी। जल्दी ही बड़ी सी सड़क को पार करने के बाद एक कट आया था और उस कट पार को जाकर धीरे धीरे अब गांव के घर बनने शुरू हो गए थे। उन्हें पहले ही गली में आस्था का गांव का घर था और जल्दी ही आस्था ने वहां गाड़ी रुकवा देती हैं। और आस्था की गली में कुल 3 से 4 परिवार ही रहा करते थे। आस्था का घर सबसे बड़ा था, एकदम गांव के नहीं होते बड़े बड़े घर। हालांकि पूरा का पूरा मकान कच्चा था, लेकिन बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। अब जल्दी ही आस्था चहकते हुए बाहर निकली और आस्था को देखकर बाकी सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं। आहान तो अंगड़ाया तोड़ने लगा। उसकी अंगड़ाई तोड़ने की आवाज रौनक के कानों में भी सुनाई देती है, क्योंकि रौनक ने आहान के जिस कंधे पर सर रखा हुआ था, जानबूझकर आहान रौनक के सामने उसे कंधे को तोड़ मरोड़ रहा था, मानो कि वो रौनक को बताना चाहता हो कि तुम्हारे इस तरह से लेटने की वजह से मुझे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। वही सभी लोग बड़ी ही खुशी से गांव की ओर देखने लगे थे। सब कुछ बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था। चारों तरफ ज्यादातर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। हालांकि काफी रात हो चुकी थी और गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। उसी के थ्रू उन्हें पेड़ पौधे हरियाली दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, आस्था के घर के ठीक बराबर वाले स्पेस में काफी सारे सरसों लगी हुई थी,
सरसों के पीले पीले फूल उस वक्त उस लाइट में बड़े ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। अब सब लोग वहां की खूबसूरती में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे। तभी वहां पर कमलेश काका बाहर आए और आस्था को अपने सामने देखकर पूछते हैं, आस्था बेबी तुम आ गई। कमलेश जी तुरंत आकर आस्था से मिले। कमलेश कोई और नहीं बल्कि नानी माँ का एक बहुत पुराना नौकर था। नानी माँ ने तरस खाकर उसे अपने घर में एक केयरटेकर के रूप में रखा हुआ था। वो पीछे से घर की पूरी तरह से देखभाल किया करता था। और तब आस्था आशीर्वाद लेते हुए बोलती है, कमलेश काका कैसे हैं आप। तब कमलेश उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, प्यारी बिटिया हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। फिर वो सीधा नानी माँ से मिलने लगे। वेल सबसे मिलवाने के बाद नानी माँ बोली, अरे कमलेश सबका सामान जल्दी जल्दी अंदर रखवा दीजिए और सबके लिए कमरा तैयार करवा दीजिए। क्योंकि नानी माँ का घर भले ही कच्चा था लेकिन वहां पर कमरे बहुत सारे थे, कम से कम 6-7 कमरे बने हुए थे। और हालांकि घर ज्यादा सुख सुविधाओं से भरा हुआ नहीं था, कच्चा घर था, चारों तरफ सिर्फ दीवारें थे, उन पर पेंटिंग भी नहीं हो रखा था, सिर्फ मिट्टी की दीवारें बनी हुई थी जैसे पुराने जमाने में गांव में बनी होती थी। बस गांव के कुछ पुराने लोगों की कलाकृतियां उन दीवारों पर थी। और बड़ा सा बगर ड्राइंग रूम था, साथ ही साथ आगे पीछे सामने इस तरह से कमरे बने हुए थे। फिर दूसरी मंजिल पर भी 3 से 4 कमरे बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात, आस्था के घर के अंदर एक बड़ा सा जामुन का और नीम का पेड़ खड़ा हुआ था और उसके आगे एक बड़ा सा तालाब था। तो सब कुछ बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। अच्छा दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो मैंने गांव के बारे में जिक्र किया, एक्चुअली ये मेरा गांव का है। मैंने पूरा अपने गांव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा आस्था के गांव के जिक्र किया है। आई होप आप लोगों को मेरा गांव का घर पसंद आया होगा। वेल अब चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग बेहद खुश थे, शिवाय अरमान तो वहां अगर किसी बात से खुश था तो सिर्फ और सिर्फ आस्था के चेहरे को देखकर खुश था। साथ साथ अरमान को ये बात भी जाननी थी कि आखिरकार आस्था के इतने सारे दोस्त कौन है जिसके लिए आस्था इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है। तब अरमान घर में घुसने के बाद बोला, अच्छा आस्था तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ, उन्हें उनके गिफ्ट दे दो। तब आस्था मुस्कुराते हुए बोलती, अरे अरमान जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस टाइम थोड़ी ना हमें वो लोग मिलेंगे। अरे अब तो काफी रात हो चुकी है, इस वक्त सब सो रहे होंगे, हम सुबह सबसे मिलेंगे ना आराम से, क्योंकि गांव में सब लोग 8 से 9 बजे के बाद ही सो जाते हैं। और हमें तो ऑलरेडी 11:30 के अराउंड हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग शाम में वहां से निकले थे और 4 बजे से 5 घंटे उन्हें पहुंचने में लगे। तब अरमान ने कुछ नहीं कहा था और जल्दी ही नानी माँ के ऑर्डर पर कमलेश जी ने सबको उनके कमरे दिखा दिए थे। वही आहान और रौनक का कमरा आमने सामने वाला था। रौनक के साथ राधिका और साथ ही साथ एंजल भी उन लोगों के साथ थी, क्योंकि नानी माँ ने 3 लड़कियों को एक ही साथ रखने का फैसला किया था। हालांकि एंजल सबको अपना पक्ष क्लियर करना चाहती थी लेकिन उसे समय नहीं मिल पा रहा था। वही अविनाश भी आस्था के गांव में आकर बहुत खुश था, उसे भी सब कुछ बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। एक एक करके अब सभी लोग आराम करने के लिए चले गए थे। तब नानी माँ अदब से बोली, बिटवा हम आप लोगों के लिए कुछ खाना रेडी करवाते हैं, तब तक आप सब थोड़ी थोड़ी देर आराम कीजिए। ऐसा बोलकर नानी माँ जल्दी ही किचन में जाने लगती हैं। लेकिन अरमान उन्हें रोकते हुए बोला, आप भी तो हमारे साथ सफ़र करके थक कर आई हैं, तो आपको इस तरह से हमारे मेहमान नवाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दादाजी भी अरमान की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ 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 बहन जी, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वैसे भी हम सब घर के ही लोग हैं, हम मैनेज कर लेंगे। आप बस किचन दिखा दीजिए, हमारे साथ शेफ आए हैं, वह खाना बना लेंगे। तब कमलेश जी हैरानी से सब चीज़ को देखने लगे थे और हैरान होकर पूछा, क्या वाकई में आदमी लोग खाना बनाएंगे? क्योंकि गांव में ज्यादातर लड़कियां ही खाना बनाती थी, किसी ने भी कभी आदमी को खाना बनाते हुए नहीं देखा था। अब कमलेश जी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए थे, लेकिन जल्दी ही शेफ किचन में चले गए। हालांकि वहां पर ज्यादा तो सामान मौजूद नहीं था, लेकिन अरमान ऑलरेडी सारा सामान साथ में लेकर आया था, तो इसीलिए कुछ देर में उन्होंने अपने अकॉर्डिंग किचन सेट कर दिया था और फटाफट से उन्होंने गर्मा गर्म खाना बनाना शुरू कर दिया था। वही आस्था सीधा अपने कमरे में अरमान को ले गई थी और वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के कितने ही साल से घर में गुजारे थे। हालांकि जब उस वक्त आस्था और नानी माँ दोनों एक ही कमरे में रहा करती थी, बाकी सारे कमरे उसे घर के खाली ही पड़े रहा करते थे। इतना बड़ा घर उन्हें काट खाने को दौड़ता था, क्योंकि घर भले ही मामूली सा था, कच्चा था, लेकिन उस घर में इतनी ठंडक थी कि वहां पर एसी चलाने की भी जरूरत नहीं थी। काफी ज्यादा सबको अच्छा महसूस हो रहा था, स्पेशली गांव की फ्रेश और ताजी हवा सबको बहुत भा रही थी। अब जल्दी से शेफ ने खाना रेडी करवा दिया था।
नानी माँ ने खाना लगवा दिया और सब लोगों ने एक साथ नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाया। गांव में टेबल कुर्सी वगैरह मौजूद नहीं थे, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा सुख सुविधा का सामान मौजूद नहीं थी। दादाजी को तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। गांव का वातावरण में बेहद पसंद आया था और जल्दी ही खाना खाने के बाद दादाजी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। सब लोगों ने डिसाइड किया था कि कल से वो सब गांव घूमेंगे और उसके बाद स्पेशली वो सब उस जगह को देखने जाएंगे जहां गांव का पिशाच रहता है। तब नानी माँ बोली, हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग हमारे गांव के किसी भी पिशाच का कोई मजाक मत उड़ाएगा, क्योंकि अगर किसी पर पिशाच हावी हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। नानी माँ की बात सुनकर सब के सब मुस्कुरा देते हैं। वही आस्था आज बहुत ज्यादा खुश थी। आज वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही साथ अपने भाई के साथ गांव में आई थी। तो आस्था की खुशी नेक्स्ट लेवल पर थी। हालांकि वह राजवीर जिंदल की जान लेना चाहती थी और उसकी जान अपने माता पिता की बरसी से पहले लेने का मलाल उसे काफी समय तक रहने वाला था। लेकिन वो समझ चुकी थी कि राजवीर जैसे हैवान की जान लेने के लिए उसे पूरी प्लानिंग की जरूरत थी, जो कि अविनाश करने वाला था। अब सब लोग गहरी और सुकून की नींद सो गए थे। वहीं दूसरी ओर गांव में एक और इंसान उस वक्त बड़ी ही गहरी नजरों से सारी महंगी महंगी गाड़ियों को देख रहा था। वो कोई और नहीं, वो था अंधेस्को दुर्जन सिंह, शारदा जी का दूर का रिश्तेदार था और वो उनके रिश्ते में भतीजा लगा करता था और आस्था दुर्जन सिंह को चाचा कहकर पुकारती थी। लेकिन दुर्जन सिंह हमेशा से ही नानी माँ और आस्था दोनों से ही नफरत करता था, क्योंकि आस्था के घर को वो हड़पना चाहता था और वहां पर वो अपना एक शानदार रहने के लिए घर बनाना चाहता था। हालांकि उसका खुद का अपना घर एकदम महलों के जैसा बना हुआ था, लेकिन उसकी नजरें आस्था के घर पर भी थी, क्योंकि वह गांव की करीब करीब आधा से ज्यादा जमीनों को वो अपने नाम कर चुका था और पूरे गांव को अपने रहमो करम पर वह रखना चाहता था। इसीलिए उसकी नज़र आस्था के घर पर भी थी। दुर्जन सिंह जो कि सो ही गया था, लेकिन गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वह जाग गया था और फटाफट से जैसे ही उसने इतनी सारी गाड़ियां वहां आते हुए देखी तो उसका गुस्सा बढ़ चुका था, क्योंकि शारदा महल पर उसकी शुरू से ही नज़र थी। आस्था के घर का नाम शारदा महल, जो कि नानी माँ के नाम पर था। फिलहाल दुर्जन सिंह ने सोच लिया था अंधेस्को की अगली सुबह वह जरूर इस बात के बारे में चेक करेगा कि आखिरकार शहर के कौन से लोग किस तरह से गांव में आए हैं, और उनका निशाना बनाकर वो आसानी से नानी माँ और आस्था दोनों को ही फ्रेम कर सकता है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वो सोने की कोशिश करने लगा था। वहीं दूसरी ओर वंशिका को इस वक्त रात के 11:30 बज चुके थे और वह अरमान और बाकी सबको वो गांव में एंट्री करते हुए भी देख चुकी थी। लेकिन उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या, क्योंकि इस गांव में तो उसे कोई नहीं जानता है और इस तरह से मुंह उठाकर भला वह कैसे उन लोगों के साथ जा सकती है। रात का समय था, ऊपर से अकेली लड़की स्कूटी पर, चारों तरफ खामोशी थी। वंशिका को इस वक्त डर भी लग रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर से नफरत में उबल रहा था पहले। लेकिन वह ये भी जानती थी कि कहीं उसने खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर ली हो, इसीलिए वो अब रात को रुकने के लिए आसपास की कोई जगह देखने लगी थी, क्योंकि वह आज रात सर छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ रही थी। लेकिन पूरा रोड उस वक्त सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत नजर आ रहे थे। उस सुनसान इलाके में वंशिका को केवल उसी की स्कूटी की चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब जल्दी ही वंशिका की नज़र सड़क के किनारे एक छोटे से झोपड़ी पर गई। उसी में ट्यूबवेल वो नहीं होती गांव में जो खेतों के लिए सिंचाई के लिए चलती है, वो चल रही थी। अब वंशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। हालांकि उसके पास पेपर स्प्रे था, साथ साथ एक शार्प नाइफ भी था, लेकिन एक शहर की लड़की भला गांव में इस तरह से कैसे रुक सकती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन फिलहाल वो झोपड़ी के अलावा उसे कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। नॉर्मली गांव के लोग रातों में अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल को चलाकर छोड़ दिया करते हैं, ताकि पूरी रात लाइट आने पर ट्यूबवेल चलती रहे। तो उसी के रिकॉर्डिंग वहां पर एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ था। अब वंशिका ने जल्दी ही अपनी स्कूटी पार्क की थी और अपनी स्कूटी पर उसने साइड में से कुछ पत्तियां निकाल कर डाल दी थी, ताकि किसी को दिखाई ना दे इस वक्त। और जल्दी ही वह झोपड़ी के अंदर जाने लगी। जैसी वो वहां गई उसने देखा कि वहां पर एक चारपाई पड़ी हुई थी और एक कोने में मटका ढका हुआ रखा हुआ था, शायद उसमें पानी था। वंशिका का गला भी पूरी तरह से सूख रहा था, खाना वो खा चुकी थी, तो इसीलिए उसने थोड़ा सा पानी पिया और उसे झोपड़ी में एक पुरानी सी शॉल, ये कंबल टाइप का कुछ पड़ा हुआ था। वंशिका ने उसे उठाया और उसे ओढ़कर एक तरफ बैठ गई थी। साथ साथ चाकू उसने हाथ में ले लिया था, क्योंकि पता नहीं कौन रात में आ जाए और कब उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। इसीलिए वंशिका, क्योंकि अब तो रात हो चुकी थी,
गांव के लोग बेफिक्र होकर इस तरह से ट्यूबवेल रात को चला कर छोड़ दिया करते थे और जाकर अपने घरों में सो गए थे, इसीलिए पूरी रात वहां कोई नहीं आया था। और झोपड़ी की वजह से वंशिका जंगली जानवरों से भी बच गई थी और कब हुई गहरी नींद में सो गई उसे एहसास नहीं रहा। वहीं दूसरे ओर सभी लोग खाना खा चुके थे और सभी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे सफर से थके हुए थे, तो किसी ने अपना बिस्तर वगैरह कमरा कुछ ढंग से नहीं देखा था और उस वक्त सभी लोग एक गहरी और सुकून की नींद में सो गए थे। सबको बेसब्री से गांव के अगली सुबह होने का इंतजार था। अब वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ प्रियंका को लेकर गांव की तरफ तो जा रहा था, लेकिन क्योंकि वो अरमान से 1 से 2 घंटे देरी से निकला था, तो अभी तक वह गांव नहीं पहुंच पाया था। और क्योंकि रास्ते में रास्ता काफी लंबा था, तो इसीलिए प्रियंका ने बहाना बना दिया था कि वह इससे आगे का सफर नहीं कर पाएगी, उसकी तबीयत खराब होने लगती है ज्यादा सफर करने से, क्योंकि वह अबीर के साथ कुछ पल गुजारना चाहती थी। इसलिए उसने अबीर को रात वहीं गुजारने के लिए बोल दिया था। जिस जगह उन्होंने खाना खाया था वहां पर रुकने के लिए कुछ कमरे भी बनाए गए थे। अब अबीर बड़े ही ध्यान से प्रियंका की एक एक मोमेंट को नोटिस कर रहा था, साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। अब फिलहाल अबीर को भी इस तरह से रात को उधर जाना ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर इस तरह से रात को वहां चला जाता तो ना जाने अरमान उसे कितने सारे सवाल करता। और अभी फिलहाल अबीर को जो आस्था और अरमान से उसके नई नई दोस्ती हुई थी उसे कंटिन्यू करना था। उन्हें बिल्कुल भी इस बात के बारे में भनक नहीं लगने देना चाहता था कि असल में अबीर सिंह राठौर के मन में क्या चल रहा है। जल्दी ही अबीर ने वहीं पर 2 कमरा ले लिए थे। हालांकि प्रियंका को 2 कमरे में रुकने में एतराज था। उसने इशारों में अबीर से कहने की कोशिश भी की थी कि आप चाहे तो मेरे साथ भी रुक सकते हैं, आई एम श्योर है कि मैं आपकी रात खराब नहीं करूंगी। प्रियंका के डिस्गस्टिंग बातें सुनकर अबीर का पारा रहकर हाई हो रहा था। अबीर को दिल तो कर रहा था कि वह इस लड़की को अभी गोलियों से भून डालें, क्योंकि अबीर को ऐसी लड़कियां बहुत जहर लगा करती थी। क्योंकि अबीर सिंह राठौर जी माहौल में रहा था और जिस तरह से लड़कियां खुद उसके सामने खुद को प्रपोज दिया करते थे, तब से उसे लड़कियों से एक अलग तरह की चिढ़ हो गई थी। लेकिन आस्था को जब वह पहली नजर में मिला था और आस्था ने उसे किसी तरह का उसे कोई भाव नहीं दिया था, तब उसे आस्था से एक अलग तरह का अट्रैक्शन हो गया था। उस अट्रैक्शन को वो प्यार समझ बैठा था और उसे अपना बनाने की जिद कर बैठा था। लेकिन अब शायद अबीर सिंह राठौर कुछ और करना चाहता था। वो क्या था ये तो हमें आने वाला समय ही बताने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग इस रात के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत सुबह होने का इंतजार कर रही थी। ठीक सुबह के 5 बजे। हालांकि हमारे सभी लोगों को तो सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन क्योंकि वो लंबे सफर से थक कर आए थे, तो इस वक्त किसी का उठने का कोई इरादा नहीं था। और आस्था तो अब सुकून से अपने बिस्तर में, जहां पर उसने अपनी जिंदगी का कितना सारा हिस्सा गुजारा है, तो उसे बिस्तर में घुसकर एक अलग ही लेवल का सुकून महसूस कर रही थी और एकदम घोड़े बेचकर अरमान से बिल्कुल चिपक कर सोई हुई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे तो उसकी जिंदगी के सारे सुख मिल गए हो, जिससे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसका जीवन साथी इस वक्त उसके साथ था, ऊपर से उसके फेवरेट बिस्तर पर, फेवरेट जगह पर था। तो इस वक्त आस्था की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। अरमान उसके बेहद करीब था। अरमान के हारमोनियम सिस्टम आस्था के करीब आने से काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे, लेकिन अरमान सिंघानिया को हर चीज पर कंट्रोल था। अब सुबह के 5 बजे चुके थे और सुबह के 5 बजे बजते ही गांव के मुर्गों ने बांग देना शुरू कर दिया था। अब तो अरमान, आकाश, सुमित, इनको मुर्गे की बांग बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। वही अविनाश के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट थी। अविनाश ने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी विदेश में गुजारी थी और अब इस तरह से गांव का ये खूबसूरत समा हो उन लोगों को एक अलग ही लेवल की खुशी दे रहा था। लेकिन आहान और ध्रुव साथ ही साथ रौनक और एंजल चारों के चारों थोड़ा सा इरिटेट हो गए थे, क्योंकि वह उस वक्त और सोना चाहते थे। उसे वक्त उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मुर्गे तो बड़े जोरों से बांग दे रहे थे। और तभी नानी माँ भी मुस्कुराते हुए उठ बैठे थी। आस्था भी मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि बड़े दिनों के बाद उसने इस तरह से मुर्गों की बांग सुनी थी, तो उस वक्त बड़ी ही खुशी हो रही थी। अब जैसे ही आस्था उठकर बैठी, अरमान भी उठकर बैठ चुका था और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगे। तब आस्था अरमान को देखकर बोली, देखा आपने, हमारे गांव की सुबह कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है। तब अरमान ने मुस्कुराकर आस्था के माथे को चूमते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल आपके जैसी खूबसूरत। अब आस्था शर्मा उठी थी और उठकर उसने जल्दी ही अपने कमरे की एक खिड़की को खोल दिया था और जल्दी ही सुबह सुबह की ठंडी ठंडी ताजी हवा ने जैसे ही आस्था के चेहरे को छुआ, आस्था आनंद से भर उठी थी। वही अरमान मुस्कुराकर आस्था के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया था
आस्था को पीछे से गले से लगा, पीछे से बाहों में भरकर वह भी प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने लगा था। वह वही आहान और ध्रुव जो कि एक कमरे में थे, दोनों ही लेटे हुए एक दूसरे के कानों को बंद कर रहे थे। तब ध्रुव आहान से झल्लाते हुए बोला, आहान प्लीज कुछ कर यार, बंद कर अपना ये अलार्म। ध्रुव को लग रहा था कि जरूर मुर्गे की वांग आहान ने अपने फोन में अलार्म सेट कर लिया होगा, क्योंकि आहान को जब से पता चला था कि वो गांव जा रहा है, तब से वो ऊटपटांग जैसी हरकतें कर रहा था। गांव जैसे कपड़े भी उसने खरीद लिए थे। इतने ही नहीं, वह सर पर जो पगड़ी बांधते हैं ना गांव में ज्यादातर, तो उसने उसे तरह की पगड़ी भी खरीदी थी। ध्रुव ने उससे हैरानी से पूछा भी था कि इस तरह के पगड़ी वगैरह का वो क्या करेगा। तो वो चहकती हुई आवाज में बोला कि गांव में किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं शहर से आया हूँ। तुम देखना, हम उनके जैसे ही वेशभूषा धारण करके मैं उनके जैसा ही लगूंगा। अब उसकी बात सुनकर ध्रुव ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए मुस्कुरा दिया था। लेकिन अब मुर्गे की बांग बजने पर अब तो ध्रुव किलस गया था। वो अभी और बिस्तर में टाइम स्पेंड करना चाहता था। तब आहान कान पर तकिया लगाते हुए बोला, तू अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से ये अलार्म बंद कर। अब आहान की बेतुकी बातें सुनकर ध्रुव उसे घूरते हुए इरिटेट होकर बोला, शट अप, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ मुर्गे की बांग बंद कर रहा था। तुझे क्या जरूरत है इस तरह का अलार्म अपने फोन में सेट करने की? यहाँ तुमने मेरी पूरी नींद खराब कर दी। तू तो पूरे रास्ते आराम से रौनक मैडम के साथ सर पर सर रखकर सोते हुए आया है और मैं जागते हुए आया हूँ। मैं तो सो ही नहीं पाया तेरे कराटों की वजह से। तब आहान झल्लाते हुए बोला, तू क्यों नहीं समझ रहा है? मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया है। तुझे ना जाने क्या हो गया है, मैं क्यों लगाऊंगा भला इस तरह का अलार्म। अब दोनों जैसे डिस्कशन कर रहे थे, एक बार फिर मुर्गों ने बांग देना शुरू कर दिया था और तब ध्रुव आहान उन दोनों ने ही आवाज का पीछा किया। और जैसे बाहर गए, उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने कम से कम 10 से 12 मुर्गे थे जो एक साथ बांग लगा रहे थे। अब तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तब आहान मुर्गे की ओर देखकर तिलमिलाते हुए बोला, इस मुर्गों ने मेरी नींद खराब की है। तू देख, आज रात को ही मैं दिन में इसे ही खाऊंगा। ऐसा बोलकर आहान झल्लाते हुए कमरे में घुस गया था। वहीं दूसरी ओर रौनक एंजल भी इस वक्त काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। रौनक, एंजल और राधिका तीनों एक ही कमरे में थी। हालांकि एंजल को रौनक के साथ रुकने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसे रह रहकर यही लग रहा था कि जरूर रौनक को यही लग रहा होगा कि वो भी डिम्पल के साथ मिली हुई है। और उसने अपनी बात क्लियर करने की कोशिश भी की थी कि उसका उसमें कोई हाथ नहीं है, जरूर से किसी ना किसी तरह की गलतफहमी हुई है। लेकिन फिलहाल अब वो बस एक ही मौके की तलाश में थी ताकि एंजल रौनक को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सके और उसे इस बात के बारे में बता सके कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बल्कि उसे भी बाद में पता चला कि डिम्पल की ये मेंटालिटी थी। हालांकि वह डिम्पल से मिलकर उसे अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वो उसके घर भी गई थी, लेकिन उसे डिम्पल कहीं नहीं मिली। उसका फोन ट्राई कर करके थक भी चुके थी। फिलहाल वो निराश होकर वापस से अविनाश के साथ लौट आई और अविनाश ने भी फिर उसे गांव चलने की परमिशन दे दी थी। वहीं दूसरी ओर आस्था और अरमान दोनों स्पेशल मोमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद जल्दी ही फ्रेश होकर नहा धोकर नीचे आ गए थे। और जैसे ही वो दोनों आए, उन्होंने देखा कि वहां पर ध्रुव आहान मुंह लटका हुए, बिना नहाए हुए, बाल बिखरे हुए बैठे हुए थे। वहीं अविनाश उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो दोनों दिखने में काफी ज्यादा फनी दिखा लग रहे थे। उन्हें नींद के बार बार झपकी आ रही थी, लेकिन जब भी उन्हें नींद के झपकी आती तभी मुर्गा बोल पड़ता। उन्हें रह रहकर यही लग रहा था कि जरूर मुर्गा उनसे किसी न किसी तरह की कोई दुश्मनी निकाल रहा है। इसीलिए तो जब भी उन्हें नींद आ रही है, मुर्गा बोले जा रहा है। तब नानी माँ आहान के सर पर हाथ रखकर बोलता है, अरे मेरे बच्चे की नींद भी पूरी नहीं हुई, तू फिक्र मत कर, कल के कल ही मैं सब मुर्गों को यहाँ से रफा दफा करवा दूंगी। मैंने कितनी बार ही इन्हें यहाँ से भगा चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से यह मुंह में आ जाते हैं और आवाज करने लग जाते हैं। तब आस्था मुस्कुरा कर नानी माँ से बोली, अरे नानी माँ, शायद आप भूल रही हैं कि हमारे घर के बराबर में कितना बड़ा एक खेत है, जहाँ पर सभी जानवर घुस आते हैं और वहाँ पर अपनी पेट पूजा करते हैं। तब नानी माँ आस्था को देखकर फटकार लगाते हुए बोलती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है ना। तू जिद करती ना मैं वहां पर इस तरह से सब्जियां फ्रूट्स लगाती, क्योंकि वहां पर आस्था ने कुछ फलों की बेल, जो कचरी वगैरह का फल नहीं होते उसे तरह की बेल वगैरह, लौकी, तोरी, भिंडी, सब छोटे छोटे क्यारी में अलग अलग करके उगाई थी। क्योंकि आस्था को अपने ही बगीचे की सब्जियां खाना बेहद पसंद था और उसने सारी सब्जियों के चलते ही इस तरह से धीरे धीरे कुछ सब्जी खाने के इरादे से कितने सारे जंगली जानवर वहां आकर बैठ जाया करते थे। फिलहाल तब अरमान ने उन दोनों ध्रुव आहान को देखते हुए सख्त आवाज में बोला, क्या तुम दोनों इसी तरह से बैठकर गांव घूमने जाओगे? हाँ,
तब आहान ने सरप्राइज होकर पूछा, भाई आप क्या कह रहे हैं कि आप गांव घूमने जा रहे हैं? तभी दादाजी मुस्कुराते हुए बाहर से आ रहे थे। दादाजी बहुत सुबह ही उठ चुके थे। मुर्गे की बांग देने से पहले ही दादाजी पूरे के पूरे गांव का चक्कर भी लगाकर आ गए थे। अब दादाजी को इस तरह से मुस्कुराते हुए आता हुआ देखकर, उनके हाथों में बड़े बड़े थैले देखकर सब हैरान हो गए। और तब आहान दादाजी की ओर देखकर शरारती अंदाज में बोला, दादाजी आप तो हमारे साथ रात में ही शहर से आए थे ना? फिर आपको देखकर मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि आप अभी शहर से आ रहे हैं, और ये थैले आप कहाँ से उठा लाए? तभी दादाजी आहान को बोलते, चुप कर नालायक, जब देखो तेरे तो दिमाग में इस तरह की उल्टी सीधी बातें ही चलती रहती है। अरे हम सुबह सुबह गांव का भ्रमण करने के लिए गए थे। सचमुच? तब नानी माँ की ओर देखकर बोला, सचमुच बहन जी, आपका गांव बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत है। आज बरसों बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा मन प्रसन्नता से भर उठा हो। इतना ज्यादा हमें आनंद प्राप्त हुआ। बिल्कुल। दादाजी अचानक से अपनी लैंग्वेज चेंज करके एकदम शुद्ध हिंदी का बोलने का ट्राई कर रहे थे। तब ध्रुव आहान एक दूसरे को देखने लगते हैं और दादाजी की ओर देखकर इरिटेट होते हुए बोले, पर दादाजी मुर्गे की बांग सुनकर आपका मन इतना अधिक प्रसन्न कैसे हो सकता है? उन्होंने भी उसी तरह से दादाजी की लैंग्वेज में जैसे ही बात की, सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी उठ चुके थे। रौनक, राधिका, एंजल, साथ अविनाश, अरमान, आस्था, सुमित, आकाश, वो सभी नहा धोकर ऑलरेडी मौजूद थे। और रश्मि आकाश के साथ हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थी। दोनों एक तरह से लव बर्ड्स लग रहे थे। अब जैसे ही सब लोगों ने वहां आहान की इस तरह की बात सुन, सभी मुस्कुराने लगे। वहीं नानी माँ, जो कि बहुत पहले उठ चुकी थी, उन्होंने पहले ही शेफ जो कि वो साथ लेकर आए थे, उन्हें सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आज के नाश्ते में क्या बनेगा। और वही दादाजी के हाथों में थैले देखकर फिर नानी माँ आहान की बात को इग्नोर करते हुए बोली, अच्छा भाई साहब, आज सुबह सुबह बड़े बड़े थैलों में क्या ले आए हैं? तब दादाजी नानी माँ की ओर देखकर बोले, बहन जी वो वहाँ चौराहा है ना, वहाँ पर बड़ी सुबह सुबह किसी ने दुकान खोल रखी थी और बड़ी गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबियाँ बना रहा था। रबड़ी जलेबी देखकर क्या बताओ बहन जी, मुझसे रुका नहीं गया और मैं सब बच्चों के खाने के लिए रबड़ी जलेबियाँ खरीद ली। और नानी माँ मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा वह आप राजू पहलवान से लेकर आए हैं? तब आस्था चहकते हुए बोली, हाँ हाँ दादाजी, राजू पहलवान की रबड़ी और जलेबी बेहद टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। पता है हम हर रोज वो खाया करते थे। तब अरमान आस्था की ओर देखकर कड़क आवाज में बोला, किसी तरह का कोई अनहाइजीनिक तो नहीं है ना? वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा गया है ना? अच्छा वो हाइजीनिक प्लेस तो है ना? क्योंकि जब से अरमान को ये पता चला कि आस्था भी वो रबड़ी जलेबी दूध जलेबी खाती थी, तो उसे ये लगने लगा कि क्या वो स्पेस ठीक ठाक हो, आस्था के अकॉर्डिंग हो। वहां पर खा सकती है, नहीं खा सकती है तो उसी के रिकॉर्डिंग हो। दादाजी अरमान को देखकर बोले, बस कर, ये क्या तूने बेकार का कायदे कानून लगाने शुरू कर दिए? अरे बहुत अच्छी और साफ सुथरी जगह है, तूने देखा नहीं गांव कितना खूबसूरत और प्यारा है, तो क्या वहां पर किस तरह की कोई गंदगी हो सकती है? गंदगी तो शहरों में होती है, गांव में नहीं। अब जैसे ही दादाजी बोलते हैं, सब चुप हो गए थे और हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। फटाफट से आहान मुंह में पानी लाते हुए, दादाजी अभी जलेबी का नाम सुनकर तो मेरी नींद उड़ गई है, मैं एक काम करता हूँ, पहले खा लेता हूँ फिर नहा लूंगा। तब सब के सब आहान को इरिटेट होते हुए देखकर बोले, प्लीज यार, तुम दोनों ने देखा नहीं सब नहाए हुए हैं? तब आहान ध्रुव ने सबकी देखा, वाकई वहां पर सब अच्छे से तैयार होकर खड़े हुए थे। केवल आहान और ध्रुव ही बुद्धू की तरह वहां बैठे हुए थे। दोनों ने फटाफट एक दूसरे को देखा और दोनों ने रेस लगा दी कि सबसे पहले बाथरूम में कौन घुसेगा, क्योंकि वहां पर 2 से 3 ही छोटे छोटे अलग तरह के बाथरूम बने हुए थे, वो भी कच्चे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दरवाजे की, क्योंकि किसी भी बाथरूम में दरवाजा नहीं था, तो इसीलिए सिर्फ एक पर्दा लगा हुआ था, तो इसलिए फटाफट से वो दोनों दरवाजे वाले बाथरूम में घुसना चाहते थे। लेकिन ध्रुव तो पहले ही दरवाजे वाले बाथरूम में घुस गया था, क्योंकि सभी बाथरूम में सिर्फ एक ही बाथरूम पर दरवाजा था, बाकी सब पर पर्दे लगे हुए थे, तो इसीलिए आहान बेचारा से मुंह बनाकर रह गया था। और वो बोला, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे नहाऊंगा? तब नानी माँ हंसते हुए बोली, अरे बिटवा, तुम एक काम करो ना, तुम इस पर्दे वाले बाथरूम में चले जाओ, कोई नहीं आएगा उधर, और अगर तुम्हें लगे कि कोई आ जाएगा तो तुम्हें तब तक गाना गाना, जब तक तुम गाना गाते रहोगे सबको पता लगता रहेगा कि बाथरूम में हो। अब जैसे ही नानी माँ ने आहान को आइडिया दिया, आहान को नानी माँ का आइडिया पसंद आता है और वो फटाफट से बाथरूम में घुस गया था और वहां जाकर उसने गाना अपनी बेसुरी आवाज में शुरू कर दिया था। आहान बड़ी बेसुरी आवाज में गा रहा था। सब लोग आहान का गाना सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे। और वही रौनक तो अपने कानों में उंगली देकर बैठी हुई थी और रश्मि की ओर देखकर बोली, दीदी
आखिरकार कब इस छछूंदर का नहाना खत्म होगा? आखिरकार कब तक ये अपने बेसुरे गाने की आवाज़ से हम सबको टॉर्चर करता रहेगा? आप अच्छी तरह से जानती हो दीदी, यह वाला गाना मेरा कितना ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन पहली बार मुझे ये गाना बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज़ कुछ भी करें लेकिन इसे चुप कराओ, मैं आज के बाद ये गाना कभी नहीं सुनूंगी। रौनक ने जिस तरह से मुंह बनाकर कहा कि सभी लोग जोरों से हंसने लगे थे। आज नानी माँ की आंखें खुशी से नम हो उठी थी। उनके बेजान पड़े घर में आज जान आ गई थी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। अरमान और सभी के सभी तैयार होकर आ गए थे। आहान ने भी फाइनली नहा धोकर तैयार होकर बाहर आ गया था और घुरकर सबको देख रहा था। फिलहाल उसने ध्रुव के पास जाकर चिढ़कर कहा, आज तो तुम बाथरूम घुस गए हो, लेकिन अगली बार मैं जाऊंगा सबसे पहले नहाने के लिए। तब ध्रुव उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए बोला, ठीक है, जो जल्दी जाएगा वही बाथरूम यूज कर पाएगा। ध्रुव की बात सुनकर आहान ध्रुव को किलर लूप देते हुए दादाजी के पास बैठ गया था और एक साइड होते हुए बोला, दादाजी अब सुबह सुबह गांव देख आए, प्लीज मुझे वो जगह बता दीजिए जो जगह गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मैं फालतू की जगह जाकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आहान की बात सुनकर दादाजी ने उसके सर पर एक चपेट लगा दी थी और हंसकर बोले, जस्ट शट अप, क्या बोले जा रहा है तू? पूरा गांव बड़ा खूबसूरत है, तू पूरा जाकर गांव देखा। वही आस्था एक्साइटमेंट में बोली, देखिए आप सब लोग बातें कीजिए, हम जा रहे हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तब तक आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। आस्था की बात सुनकर अरमान उसे घूरकर देखने लगा और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, लेकिन तुम किस से मिलने के लिए जा रही हो और तुम इस तरह से कैसे जा सकते हो हम लोगों को यहाँ छोड़कर? मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तब आस्था मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं अरमान जी, हम इतने सारे गिफ्ट उन लोगों के लिए लेकर आए हैं। गिफ्ट छोड़कर वो सब आपके बारे में पूछेंगे और हम सबको जवाब देते देते थक जाएंगे कि आप हमारे कौन हैं, क्योंकि हमने सबको पहले ही कह दिया था कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। और अगर उन सबको ये पता चल गया कि हमारी शादी हो गई है, सब हमें चिढ़ाएंगे। आस्था की बात सुनकर अरमान अपनी आंखें छोटी करके आस्था को घूरने लगता है। वहीं नानी माँ आस्था की बचकानी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और प्यार भरी नजरों से देखकर बोली, गोरी बच्चे तू ले जा दामाद जी को, अगर उन्हें अपने दोस्तों से मिलाएगी जुलाएगी, नहीं तो तुम्हारे दोस्तों से वो कैसे अपने नज़दीकियां बढ़ाएंगे। और मैं तो कहती हूँ तो सबको लेकर जा, जल्दी जा, इससे पहले कि देर हो जाए। तब अरमान हैरानी से नानी माँ की ओर देखकर बोला, लेकिन किस बात के लिए देर हो जाएगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद नानी माँ बोली, उसके बाद वो चले जाएंगे ना। अब आहान हैरान होकर बोला, लेकिन नानी माँ अगर इसी गांव में आस्था भाभी के दोस्त रहते हैं तो वो सब कहाँ चले जाएंगे? गांव में रहेंगे ना। तब नानी माँ कुछ और कहना चाहती थी, तभी बीच में रश्मि बोल पड़ती है, आस्था तुम ये बातें करने में टाइम वेस्ट मत करो, हम तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहते हैं, तुम लेकर चलो हमें अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए, और पिंकी और राजू से तो हमें जरूर मिलवाना। ऐसा कहकर रश्मि मुस्कुरा दी थी और मुस्कुराते हुए बोली, और हमारे साथ राधिका रौनक भी चलेंगे। जानबूझकर रश्मि ने एंजल का नाम नहीं लिया था, क्योंकि उन सब के मन में कहीं ना कहीं एंजल के लिए थोड़ी सी कड़वाहट थी। वही एंजल उससे एक तरफ बैठी हुई थी, क्योंकि उससे कोई बात नहीं कर रहा था, वो तो बस बैठी हुई अविनाश को देखे जा रही थी। अविनाश जो कि आस्था की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और जेंटल वॉइस में बोला, अच्छा गोरी मैं भी चलूँ तुम्हारे दोस्तों से मिलने के लिए? तब आस्था चहकते हुए बोलती है, हाँ हाँ भैया क्यों नहीं, आइए चलिए ना, हम आपको लेकर चलते हैं। ऐसा बोलकर आस्था ने जल्दी ही अविनाश का हाथ पकड़ लिया था। अब अरमान को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी कि आस्था ने इस तरह से अविनाश का हाथ पकड़ा था, और वह मन मन में झल्ला उठा था और खुद से बोला, क्या ये लड़की मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती थी, जरूरत है इसे अपने भाई का हाथ पकड़ने की। तब आस्था और अविनाश दोनों आगे आगे जाने लगे और नानी माँ और दादाजी और एंजल को घर पर ही रह गए थे। नानी माँ ने बोला भी था कि एंजल बेटी तुम भी गांव घूम आओ, लेकिन एंजल सबके चेहरे देखने के बाद बोली, नहीं नहीं नानी माँ, हमारा कहीं जाने का इरादा नहीं है, वैसे भी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं सोने चाहूंगी। ये बोलकर जल्दी ही एंजल कमरे में जाकर उल्टे मुंह लेट गई थी। उसका भी मन था सबके साथ गांव जाने का, लेकिन कोई उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा था, तो ये बातों से अंदर ही अंदर हट कर रही थी। जल्दी ही आस्था अब घर से निकलकर पाठशाला की तरफ जाने लगी। गांव में इस वक्त कुछ औरतें ही बाहर निकलती हैं और सभी आस्था को देख रही थी। आस्था सभी को हेलो हाय नमस्ते करती हुई जा रही थी। हर कोई आस्था के बारे में उसे देख देख कर उसके हाल चाल पूछ रहा था। सभी आस्था से मुस्कुराकर बोल रहे थे और बार बार उसके साथ आए लोगों के बारे में भी पूछ रहे थे, और आस्था सबको खुशी से बताते जा रही थी कि ये हमारे भैया है, ये हमारे पति है, ये हमारे देवर है और ये हमारे दीदी है।
आस्था सभी से रश्मि, राधिका, रौनक को दोस्त दीदी कहकर बुला रही थी। ध्रुव आहान को अपने देवर कहकर मिलवा रही थी और आकाश और सुमित को अपने बड़े भाई कहकर मिलवा रही थी। और अविनाश भी उनमें इंक्लूड था। आस्था बहुत खुश थी। उसके चेहरे की चमक अरमान साफ साफ महसूस कर रहा था। पहले कहीं उसके मन में बार बार इस बात का डर हो रहा था कि ना जाने आस्था के दोस्त कौन है जिनके लिए आस्था इतना सारा सामान लेकर आई है। वेल तभी अचानक आस्था एक घर के सामने रुककर आस्था ने पूछा, काकी काकी विमल कहाँ है? तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई और वो प्यार भरी आवाज में बोली, आस्था तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? जब से तुम गांव से गई हो गांव की रौनक ही चली गई है। तब आस्था हंसते हुए बोली, काकी अब तो हम आ गए हैं ना, गांव में रौनक भी आ जाएगी। प्लीज आप हमें बताइए कि विमल कहाँ है? तब वो बूढ़ी काकी आस्था से बोली, अरे बेटा विमल कहाँ होगा, वही है तुम लोगों के पुराने अड्डे पर। अब तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे कि आस्था ने यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने के लिए कोई अड्डा भी बना रखा था। तब आस्था मुस्कुराई और बोली, ओह ठीक है काकी, हम अड्डे पर जाकर उनसे मिल लेते हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग अड्डे पर ही होंगे। अब ध्रुव और आहान दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे थे। कहीं ना कहीं दोनों ही सोच रहे थे कि आस्था भाभी के दोस्तों को वो अपना दोस्त बना लेंगे और फिर आराम से उनके काफी सारे अच्छे दिन इस गांव में कट जाएंगे। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अब वो लोग जल्दी ही आस्था के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तब अविनाश असमंजस से बोला, लेकिन गोरी तुम्हारे सारे दोस्त किस अड्डे पर है? ये काकी किस अड्डे की बात कर रही थी? तब आस्था चहकते हुए बोली, अरे भैया हमारे ना सभी दोस्तों का मिलने का गांव का एक अड्डा है, तो हम सभी दोस्त सुबह शाम वही मिला करते थे और वो वहां पर ढेर सारी पार्टी मौज मस्ती सब किया करते थे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान का रह रहकर खून खौल रहा था। वो सोच रहा था कि आस्था इतने सारे लड़कों के साथ पार्टी किया करती थी, आखिरकार ऐसे कैसे कर सकती थी? अरमान तो आस्था के आसपास किसी लड़की को भी देखना पसंद नहीं किया करता था, लेकिन यहाँ तो आस्था इतने सारे लड़कों के आसपास रहा करती थी। तो ये बात अरमान सिंघानिया को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। अरमान जल्दी ही अब गुस्से से आगे बढ़ने लगा था। उसने सोच लिया था और कि अगर किसी भी लड़के ने आस्था के साथ बदतमीजी की वो वहीं के वहीं सबको भून डालेगा। कहीं ना कहीं आकाश और सुमित अरमान के दिल की हलचल को महसूस कर रहे थे। साथ ही साथ वह अरमान का पजेसिवनेस सबसे अच्छी तरह से वाकिफ थे कि अरमान अपनी बीवी आस्था को लेकर कितना ज्यादा पजेसिव है। वेल अब जल्दी वो सब लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। तब आस्था उस दरवाजे की ओर इशारा करके बोलती है, आप लोग जानते हैं यही हमारा अड्डा है, यही हम सब लोग मिला करते थे। तब आहान ध्रुव के कान में फुसफुसाते हुए बोला, आस्था भाभी तो बड़ी डेरिंग निकली, खुलेआम इतने सारे लड़कों से यहाँ मिला करती थी, मानना पड़ेगा भाई। तब ध्रुव बोला, जस्ट शट अप, चल फटाफट से, अगर भाई ने सुन लिया तो यही हमारी कब्र खोद देगा। तब आहान एकदम से चुप हो गया था। वही रौनक बेपरवाही से सारी चीजों को देख रही थी, लेकिन आहान की नजरें बार बार रौनक पर जा रही थी। आहान चाहता था कि रौनक पहले के जैसी हो जाए, खूब सारी ढेर सारी बातें करें, उससे लड़ाई झगड़ा करें, उसे छछूंदर बुलाए, जो मर्जी वो बुलाए, लेकिन वो पहले जैसी हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था अंडस को मानो कि रौनक तो पहले जैसी होना ही नहीं चाहती थी। उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया था और अब जो कि सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी आस्था के दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन रौनक के चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था। वेल अब जल्दी ही आस्था ने वहां जाकर दरवाजा खटखटा दिया और जैसे दरवाजा खटखटाया तो सबके सब लोग अंदर आ गए थे। कहीं ना कहीं अरमान तो गुस्से से सुलग रहा था कि मैं आज इन सारे लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो भी उसकी बीवी से आकर चिपकेगा। वेल अब सबके सब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कितने ही सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब सब लोग हैरानी से उस जगह को देखने लगे थे। बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा पार्क नुमा जगह थी और वहां पर छोटे छोटे फूल, फ्रूट्स, फल ये सब लगे हुए थे और छोटे छोटे बच्चे वहां पर मेहनत कर रहे थे, वहां की गार्डनिंग कर रहे थे और फूल पौधों में पानी डाल रहे थे। कहीं ना कहीं अरमान उसे जगह को देखकर इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि अरमान को इस तरह की जगह काफी ज्यादा पसंद आया करती थी और फूलों की गार्डनिंग करना तो उसे बेहद ज्यादा पसंद था। वेल अब हमारा आस्था की ओर देखकर हैरत से बोला, आस्था यहाँ तो आपका कोई दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर आप यहाँ इस पार्क में क्यों लेकर आई है? तब आस्था अविनाश का हाथ छोड़कर अरमान की तरफ मुड़कर बोलती हैं, क्या अरमान जी, क्या आपको दिखाई देना कम हो गया है? क्या आपको दिखाई नहीं देता? ये ही हमारे दोस्त हैं। अब सब लोग हैरानी से एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे, उनके अलावा वहां कोई नहीं था। तब अरमान नासमझी में बोला, लेकिन कहा हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और कहाँ है विमल जिसके बारे में तुम रास्ते में किसी औरत से पूछ रही थी?
तब आस्था चहकते हुए बोलती है, रुकिए, हम अभी बुलाते हैं। ऐसा बोलकर आस्था ने आवाज लगाई, विमल। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, जितने भी बच्चे उस वक्त वहां मौजूद थे वो सभी आस्था को देखने लगे थे, और सबके हाथ में जो जो सामान था वो सामान को वहीं फेंक कर वो आस्था की ओर भागते हुए आए, और आस्था को आकर उन्होंने गले से लगा लिया था और सवाल पूछने लगे, आस्था आ गई, आप आ गई। ऐसे बोलकर सभी लोगों ने आस्था को चारों तरफ से घेर लिया था, और अब तो आस्था के दोस्तों को देखकर सबका मुंह खुला खुला रह गया था। सब लोग आंखें मसल मसल कर कभी आस्था को देख रहे थे तो कभी उन बच्चों को देख रहे थे। तब अविनाश खुश होकर बोला, लेकिन छोटी, ये सब क्या है? ये बच्चे, ये सब कौन है? क्या ये सब तुम्हारे दोस्त है? तो आस्था बोली, हाँ हाँ भैया, यही सब तो है, हमारे दोस्त है। और इन्होंने तो हमसे फरमाइश की थी कि जब भी हम शहर जाए उन सब के लिए गिफ्ट लेकर आए। तब आस्था सब बच्चों की ओर देखकर बोली, आप सबने अपनी गिफ्ट बोले थे ना, देखो हम सब के लिए गिफ्ट लाए हैं, ये देखो। अब जल्दी ही उन सब ने वो गिफ्ट बच्चों में बांट दिए थे और बच्चे खुशी से उछलने लगे थे। आस्था उनका साथ दे रही थी, हालांकि वो अपना ध्यान रख रही थी क्योंकि उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। वो अब आस्था के दोस्तों से मिलकर अरमान का चेहरा तमतमा गुस्सा से जो रहा था वो एकदम नॉर्मल हो गया था। वह भी आगे बढ़कर बच्चों से मिलने लगा था और सबके साथ हंसी खुशी आस्था के जैसे ही बातें करने लगता है, और सब लोग भी कुछ पल के लिए बच्चे बन गए थे। आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी लोग बच्चों से आगे बढ़कर मिल रहे थे। तभी एक बड़ा ही खूबसूरत सा बच्चा रौनक के पास आया और उसे इशारों से उसे नीचे झुकने के लिए कहने लगा। अब रौनक हैरानी से उस बच्चे को देख रही थी, लेकिन जब उस बच्चे ने उसे वापस से झुकने के लिए कहा और जैसे ही रौनक झुकी तो उस बच्चे ने अचानक से रौनक के गालों पर किस कर दिया था। आहान ये देखकर चिढ़ गया और झल्लाते हुए बोला, ऐ बच्चे, ये सब क्या चल रहा है? ये क्या किया तुमने? यहाँ इतनी बड़ी लड़की को कोई किस करता है? ये साथ दीदी है तुम्हारी, क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह से किस करने की? तब वो बच्चा शरारती अंदाज में बोला, अरे भैया, आप इतने ज्यादा क्यों जल रहे हैं? आप क्या दीदी के बॉयफ्रेंड है? नहीं ना? और देखो ना कितनी खूबसूरत है, ये मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है, और मैंने किस करके इन्हें इस बात का एहसास करा दिया है कि मैं इनका बॉयफ्रेंड बनूंगा। अब जैसे ही उस बच्चे ने ये कहा और आहान के गले से खांसी आना शुरू हो गई थी। वही ध्रुव, आकाश, सुमित सब उस बच्चे की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे थे। वो इधर उधर देखने लगे थे। वही रौनक के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि जिस तरह से वो बच्चा बोल रहा था वह बड़ा ही प्यारा और मासूम क्यूट सा लग रहा था। तब रौनक ने आगे झुककर उस बच्चे का कान पकड़ लिया था और मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने से हो तुम और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ? तब वो बच्चा मासूमियत से बोला, हाँ हाँ दीदी, मैं आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा। आप देखना, जब मैं इन भैया के जितना ताकतवर बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपसे शादी करूंगा। तब रौनक को उस बच्चे ने जैसे ही ऐसा कहा, रौनक खुद को रोक नहीं पाती और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वही रौनक को इस तरह हंसता हुआ देखकर सभी के चेहरे पर एक सुकून सा उमा आया था। वही रश्मि नम आंखों से आस्था की ओर देखने लगी थी कि कहीं ना कहीं आस्था की वजह से रौनक के हंसी वापस लौट रही थी। रश्मि ने भी रौनक को गले से लगा लिया था और आस्था ने भी रौनक को गले से लगाया था। कुछ देर सबके सब लोग उन बच्चों के साथ पार्टी करने के बाद उन्होंने ढेर सारे गिफ्ट देने के बाद वापस से घर की ओर जाने लगे। क्योंकि आस्था ने कोई भी नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो बच्चों से मिलने की खुशी में वो ऐसे ही बाहर चली गई थी, तो इसीलिए उसे जोरों से भूख लगी थी। उसने अरमान से धीमी आवाज में बोला कि उसे भूख लगी है तो इसीलिए वो घर वापस जाना चाहती है। तो अरमान उसे लेकर जल्दी ही घर वापस आया था और बाकी सबने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया था, इसीलिए सबने आस्था और अरमान से कहा था कि वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस से यहाँ आ जाए। तब तक वो थोड़ी देर और यहाँ समय बिताना चाहेंगे। उसके बाद जल्दी ही आस्था और अरमान घर आ गए थे। वहाँ जाकर आस्था ने जल्दी जल्दी नाश्ता करना शुरू कर दिया था। अरमान को आस्था का साथ बेहद भा रहा था। अरमान सिंघानिया किसी तरह की कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा था, उसके सर पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं था। आस्था के साथ वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यहाँ 15 दिन गुजारना चाहता था और अपनी जिंदगी को एक अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता था। वही दादाजी भी और अरमान के चेहरे की खुशी देखकर काफी ज्यादा संतुष्ट थे, क्योंकि जब से राजवीर जिंदल अरमान की जिंदगी में वापस आया था तो ये बात उन्हें बहुत ज्यादा डरा गई थी, और अब गांव जाने का डिसीजन उन्होंने इसीलिए लिया था ताकि अरमान को राजवीर की पहुंच से दूर जाए, और फाइनली उसमें वो कामयाब हो गए थे। अब नाश्ता करने के बाद आस्था ने अरमान से बोलती है, चलिए ना, सबके सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलकर जल्दी ही आस्था और अरमान सब लोगों के पास जाने लगे।
वहीं ध्रुव और आहान आकाश, रश्मि, सुमित, राधिका सबको देख रहे थे। क्योंकि राधिका काफी शांत सी थी, उसने भी ज्यादा अपनी इच्छा नहीं दिखाई थी, क्योंकि उसके जिंदगी में भी काफी कुछ हो चुका था। हालांकि गांव आकर वह काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन सुमित के सामने वो सही से अपनी खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। यहाँ सुमित की नजरें बार बार राधिका पर जाकर ठहर रही थी। वही ध्रुव और आहान बारी बारी से कभी रश्मि और साथ ही साथ आकाश को देख रहे थे और सुमित और राधिका को देख रहा था। और ध्रुव आहान से बोला, मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ और नहीं रुकना चाहिए और हम लोगों को गांव घूमने जाना चाहिए। वैसे भी लव बर्ड्स के बीच में हम क्या करेंगे। कहीं ना कहीं पता था कि सुमित भी राधिका को पसंद करता है, लेकिन अपने ईगो के चलते वो उसे प्रपोज नहीं करेगा। वेल तब आहान और ध्रुव जैसे ही वहां से जाने लगे, आहान रुका और उसने एक नज़र रौनक की ओर देखा और ध्रुव की ओर देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, यार रौनक को भी बोलना हमारे साथ चलने के लिए। तब ध्रुव शरारती अंदाज में बोला, सोच ले फिर तुम मुझे कहेगा कि वो मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कह रहे थी। देख तू कह रहा है तो मैं इसलिए टोक देता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि रौनक हमारे साथ चले। तब आहान ने घूरकर ध्रुव को देखा और आंखें छोटी करते हुए बोला, तो ये फालतू की बातें छोड़ और उसे भी साथ लेकर चल, क्योंकि मैं उसके साथ का गांव घूमना चाहता हूँ। तब ध्रुव आहान की बात मानकर रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया था। मुस्कुराते हुए बोला, रौनक हमें लगता है कि जब तक आस्था और भाभी और अरमान भाई ना आए तो चलो तब तक हम गांव का एक राउंड लगाकर आते हैं, चलो ना तुम भी हमारे साथ। तब रौनक ने रश्मि की ओर देखा और राधिका की तरफ देखा, दोनों ही उस वक्त अपने अपने पार्टनर के साथ थी। हालांकि राधिका सुमित को ज्यादा भाव नहीं दे रही थी, वो सिर्फ दूसरे बच्चों से खेलने में लगी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान सुमित पर ही था। तब रौनक हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, ठीक है ध्रुव जी, लेकिन आप इस छछूंडे को बोल दीजिए कि ये मेरे आसपास नहीं रहना चाहिए। तब ध्रुव मुस्कुराया, बोला, ठीक है तुम इस छछूंड के साथ ना सही, लेकिन मेरे साथ तो चल सकती हो ना। अब जैसे ध्रुव ने ये कहा, आहान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि उस वक्त रौनक का साथ चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो जल्दी ही रौनक को साथ लेकर वो लोग गांव के अंदर सैर करने के लिए जाने लगे। वहीं जैसे ही ध्रुव, आहान, रौनक गांव के गलियों में से होकर जाने लगे, उन्हें नहीं पता था कि कौन सी गली में किधर जाना है। वो तो बस उल्टा सीधा जो भी उन्हें गाली दिखाई दे रही थी उसमें ही टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने लगे। और गांव में छोटे छोटे बड़े ही प्यारी प्यारी कच्चे कच्चे घर बने हुए थे। एक आध घर पक्का सीमेंट से बना हुआ था, उसे जो थोड़े बहुत अमीर लोग से, हालांकि अब बेसिकली जो गांव होते हैं वहां पर अच्छे घर होते हैं। लेकिन आस्था का गांव काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव था, तो वहां पर अभी भी काफी ज्यादा कच्चे घर थे, कुछ लोगों के पक्के और मजबूत बने हुए थे। जैसे ही वो सब एक गली से छोटे से घर के सामने से होते हुए जाने लगे, अचानक से किसी ने एक बाल्टी भरकर पानी ध्रुव के ऊपर फेंक दिया था। अब तो आहान, ध्रुव हैरान हो गए कि अचानक से ये बिन मौसम बरसात कहाँ से हो गई। तभी ध्रुव ने घूरकर उसे घर की ओर देखा, उसने देखा कि एक घाघरा चोली पहने हुए, एक ग्रीन रंग का घाघरा चोली पहने हुए बड़े ही खूबसूरत प्यारी सी लड़की वहां खड़े हुए थी और उसके हाथों में इस वक्त बाल्टी थी। असल में वो घर साफ करने के बाद गंदा पानी बाहर फेंक रही थी, लेकिन वह सारा गंदा पानी ध्रुव के ऊपर फेंका जा चुका था। अब तो ध्रुव की आंखें हैरानी से फैल गई थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे लड़की की शक्ल की ओर देखा, तब ध्रुव का गुस्सा 1 मिनट में ही छूमंतर हो गया था। यह वही लड़की थी जो उसे ढाबे पर मिली थी, यानी कि वंशिका थी। फ्लैशबैक, वंशिका रात के समय जैसे छोटी सी झोपड़ी में सोई हुई थी। उसका मालिक सुबह के 4 बजे तड़के तड़के अपने खेतों को चेक करने के लिए आया था, ट्यूबवेल बंद करने के लिए आया था। लेकिन जैसे उसने वहां वंशिका को देखा वो हैरान हो गया और उसने वंशिका को उठाकर उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तब वंशिका बात बनाते हुए बोली कि काका, मुझे गांव का एक प्रोजेक्ट मिला है, मैं इस गांव के लोगों पर कुछ रिसर्च करने के लिए आई हूँ। मैं शहर से आई हूँ, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी, मुझे यहाँ आने में तो रात को कोई ठिकाना नहीं था रुकने का, इसलिए मैं यहाँ रुक गई थी। तब वो बूढ़ा काका वंशिका से बोला कि वो उसके साथ घर चले, वो उसके घर गांव की मेहमान है, तो वो उसके घर पर रह सकती है। क्योंकि वंशिका ने उन्हें कहा कि अगर उसकी रिसर्च सब लोगों की नज़रों में आ जाती है तो इस गांव का कुछ भला हो सकता है और पिछले गांव की जगह एक विकसित गांव बन सकता है। तो ये बात काका को समझ में आ गई थी, इसलिए वो वंशिका को घर ले आए थे। और घर जाकर, क्योंकि वंशिका के पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, तो उन्होंने वहां जाकर गांव उसका के लिए, उसकी बेटी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके जो कपड़े थे वो उसे वंशिका को दे दिए थे। तो वंशिका अब गांव की एक लड़की बनकर उस काकी का सुबह सुबह काम में मदद करवा रही थी। और बस जब वो साफ सफाई करने के बाद गंदा पानी बाहर फेंकने लगी, वो सारा पानी ध्रुव के ऊपर गिर चुका था।
अब वंशिका को देखकर आहान बोला, हेलो मैडम, ये क्या किया आपने? अपने सारा का सारा गंदा धूल का पानी मेरे दोस्त के ऊपर गिरा दिया। और वंशिका चिढ़ते हुए आहान से बोली, तो मैंने कहा था आपके दोस्त को इस तरह से मेरे रास्ते में आने के लिए क्या जरूरत थी, इस तरह से यहाँ आने के लिए? वही रौनक मुस्कुराने लगी क्योंकि वंशिका का एटीट्यूड, उसकी खूबसूरती और सब काफी ज्यादा कमाल की थी। रौनक उससे काफी इम्प्रेस हो रही थी, लेकिन ध्रुव के तो दिल में गिटार बजाने लगे थे। एक बार फिर से उसे ऐसे लगने लगा था कितने सारे लोग उसके पास आकर गिटार बजा रहे हो और बैकग्राउंड में गाना बज रहा हो।